हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। जिस स्टोरी का टॉपिक मुझे एट द रेट मिकासा, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, मिकासा 14319 जो कि इनका एट द रेट में हैंडल है। एंड देन इन्होंने मुझे आइडिया दिया था जिसको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा हुआ है। देन फिर भी मैं बता देती हूँ, जिसमें हमारे 18 साल के विंग को लिमोफोमा कैंसर है, वो भी थर्ड स्टेज का। इसमें क्या होता है कि बॉडी में गांठें बनती है, खासकर गले और शोल्डर्स, ब्रेन के नीचे, मतलब गर्दन के नीचे। और फोर्थ स्टेज हो या थर्ड स्टेज हो, इसका क्योर है अवेलेबल, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि हैप्पी एंडिंग रखो तो ज़्यादा बेटर है, तो उस हिसाब से मैंने ये स्टोरी को क्रिएट करना स्टार्ट किया है। एक लड़का अपने बैग में बहुत सारा सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, क्या जाना जरूरी हो, तुम बस 18 साल के हो, तुम्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें ये सब कुछ करना है। वो लड़का बस मुंह बनाते हुए कहता, मॉम मैंने फैसला कर लिया है, बस दैट्स इट। तभी वहां पे जांग यू कहती है, पर विंग बेटा, और ये था हमारा सेकेंड मेन लीड करेक्टर जियांग विंग। जियांग विंग इज 18 साल। उसने कॉलेज में दाखिला तो लिया था फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने का, कंप्लीट करने का, बट वो अपना कोर्स चाइना में नहीं करके वो पेरिस जाना चाहता है, क्योंकि उसे वहां पे जा करके अपनी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है फैशन डिजाइनर का, उसे वो पूरा करना चाहता है, और वो चाइना से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तभी पीछे से जांगचिंग आते हुए कहता है, विंग क्या तुमने मन बना लिया है बाबा। तो विंग कहता है, हाँ काका मैंने मन बना लिया है, और मुझे बस यहाँ से निकलना है, दैट्स इट। मुझे एक 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 फैशन डिजाइनिंग के वर्ल्ड में अपना नाम बनाना है, जीता जागता चेहरा बनना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चाइना में नहीं रहना। तभी उसके डैड आते हुए कहते हैं, जब तुमने मन बना ही लिया है तो इसे जाने दो यू, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनने वाला है। हर बाकी का सारी चीजें प्रोसीजर मैंने पूरा करवा दिया है, तुम जा सकते हो। विंग अपना बैकपैक लेते हुए बाहर आता है, जहाँ पे जियांगचेंग उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है। फ्लाइट डिपार्चर में विंग के जाते जियांगचेंग की आंखों से आंसू गिर गए थे। कहता है, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर तुमने हमेशा से हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है विंग। आई होप कि तुम अपने उस ड्रीम को पूरा कर सको। वही विंग, उसके मन में बहुत सारा मलाल था, क्योंकि हाँ वो पेरिस तो जाना चाहता है, बट अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता है। बट हाँ, उसका सपना है फैशन डिजाइनर बनने का, अपने ड्रीम को पूरा करने का, वर्ल्ड वाइड फेमस होने का, दुनिया में नाम कमाने का। दैट्स व्हाई कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजें को लेट इट गो करना पड़ता है, तो शायद जाकर के वो ड्रीम हमारे लाइफ में कम ट्रू होती है। एंड उसे विशफुल फ्रूट की तरह हम उसे अपने लाइफ में बोरो करते हैं एंड देन साथ लेकर के चलते हैं। ये सारी बातों को सोचता हुआ विंग कहता है, कका एक दिन जब मैं फैशन डिजाइनर के बॉल में नया नाम कमाऊंगा, मेरा लहराता हुआ परचम जब आप सब देखोगे तब आप सबको मुझ पे प्राउड फील होगा, और वो प्राउड मोमेंट मेरे लाइफ का, मेरा वो सब कुछ होगा जो मैं छोड़ के पीछे जा रहा हूँ। ये सब कुछ बोलता हुआ विंग अपने सीट पे बैठा हुआ था। हड़बड़ी के चक्कर में उसने कुछ खाया भी नहीं था, मॉर्निंग से वो भूखा था, और ये सारी बातों को थॉट बाय थॉट सोचे जा रहा था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होने वाली थी, सभी से बोला जा रहा था अपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेने के लिए। विंग अचानक से वो और कॉन्शियस हो जाता है, और उसका जो नेक था ना, वो पूरा शोल्डर सहित नीचे सीट के बीच में जो रास्ता आने जाने का रहता है उधर लुढ़क जाता है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ और सामने बैठा हुआ पर्सन चिल्लाने लगता है। वहां पर जल्दी जल्दी एयर होस्टेस आती है, और जो एयरलाइन के जो इमरजेंसी टीम होते हैं वो विंग को चेकअप करते हैं, पर विंग कॉन्शियस हो ही नहीं रहा था, वो बेहोश हो चुका था। एयरलाइन वाले उसे लैंड हॉस्पिटल लेके जाते, क्योंकि एयरलाइन से सटे ही लैंड हॉस्पिटल था, वो भी बहुत बड़ा। वहां पर ले जाते हैं, और वहां का जो डॉक्टर होता है वो होता है हमारा सर्जन लैन वांगजी। जब वांगजी इस पेशेंट को देखता है, क्योंकि एयरलाइन से आया था, इमरजेंसी था, मुझे कहता क्या हुआ है उसे। एयरलाइन वाले कहते सर आई डोंट नो, ये अचानक से बेहोश हो गया था, आप इसे चेक कर सकते हैं क्या। इतना बोल करके
और डॉक्टर को वो हवाले कर देता है एंड देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो कि हादसा एयरलाइन में हुआ था, दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं लोगों की थी। और उन लोगों ने कहा कि ये इसका एड्रेस वगैरह है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इतना बोल करके वो सारा जितना कुछ भी था उसको वहाँ पे छोड़कर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी हाथ में ग्लव्स वेयर करता है, अपने मुंह पे मास्क लगाता है और विंग को चेक करने के लिए आता है। चेक करने के बाद विंग के बॉडी से कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे कि बेहोश होने का रीजन पता चल सके। ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके थे पर विंग होश में नहीं आया था। डॉक्टर कहता है इसका एमआर और सीटी स्कैन करो, बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करो। फिर हमारे विंग का फुल बॉडी चेकअप कराया जाता है। रिपोर्ट 2 घंटे बाद जब वांग जी के हाथ में थी, वांग जी को कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि उसे जो लगा था सच में वही निकला था। लीमोफोमा कैंसर, एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से ये कैंसर होता है। और ब्लड क्लॉट्स जब बनता है तो हमारे बॉडी में गांठ होने लगती है। इससे पहले हमारी बॉडी सिम्टम्स बताती है, अचानक से बहुत सारा पसीना आना, हड्डियों में तीज का दर्द होना और जकड़न जैसा फील होना, बार बार बुखार लगना, ये इसके लक्षण है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं पर लोग इसे अवॉइड करते रहते हैं, ये सोच कर कि ये बस वायरल है, दैट्स इट। तो ये सारे लक्षण होते हैं। वांग जी उस रिपोर्ट के चेक कर ही रहा होता है कि एक नर्स भागते हुए आती है कि सब पेशेंट को होश आ गया है। अब वहीं चलते हैं हम उस वीआईपी रूम में जहाँ पे विंग, जब उसने अपनी आईज खोली थी, पूरा स्मेल था डेटॉल का। पूरे हॉस्पिटल में जो होता है स्मेली, वो स्मेल उसकी आईज ओपन होते ही वो अपने हाथों में देखता है कि आईवी ड्रिप्स का सुई लगा हुआ है और वो लेटा हुआ है। अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ा लेने के बाद उसे पता चल गया था कि वो फिलहाल से हॉस्पिटल में है। अपने आप को थोड़ा सा जैसे तैसे करके घसीटते हुए वो हॉस्पिटल का जो बेड होता है वहाँ पे उसे खुद को बिठाता है। बिठाने के बाद वो सोचता है कि वो सोच रहा होता है जियांग गगा और फैमिली के बारे में, और फिर अचानक से वो धीरे धीरे करके बेहोश हो गया था। वो समझ गया कि उसका फ्लाइट छूट गया है और अब वो पेरिस नहीं जा रहा है। तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी जो कि जब उस रूम में आता है तो विंग तो एक पल के लिए शॉक ही हो जाता है उसकी चार्म और ब्यूटी को देख करके कि वांग जी मेस्मराइजिंग ऑरा के साथ में एंटर किया हुआ था। वो उसके पास आता है और उसके पास आते हुए उसे चेकअप करते हुए कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ। जो हमारा विंग था वो बस ऐसे कंधा उचकाते हुए कहता है, आ, ठीक ही लग रहा है, पर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अचानक से बेहोश क्यों हो गया था? वांग जी उसे रिपोर्ट दे देता है एंड देन बोलना स्टार्ट करता है, एक्चुअली मैं तुम्हें लीमोफोमा 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है। इतना सुनना हुआ था कि कैंसर नाम सुन के ही ज़्यादातर लोग शॉक्ड हो जाते हैं ना। विंग जैसे ही कैंसर का नाम सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। और वो सोचता है कि अब उसके ड्रीम्स का क्या होगा। वो अपनी फैमिली से लड़ कर इतना मिन्नतें करने के बाद उसने डैड को वीज़ा के लिए तैयार किया था, वीज़ा बनवाया था, पासपोर्ट रेडी करवाया था, सब कुछ करवाया था। काका को बोलकर सारी चीज़ें अरेंज करवाई थी। फॉरेन कंट्री में उसने एडमिशन भी करवा लिया हुआ था। अब उसके उस ड्रीम्स का क्या होगा? अब वो क्या करेगा? वो फूट-फूट करना रोने लगता है क्योंकि विंग जो था हमारा जियांग फैमिली का सबसे छोटा दुलारा और बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसके पापा की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, पर हाँ उसका खुद का अपना एक इन्वेस्टिंग कंपनी था जहाँ पे वो पैसे का लेन-देन करते थे और उस खायर को आगे बढ़ाने का काम हमारा जियांग चेंग कर रहा था। अब वो इतना ज़्यादा रोने लगता है, इतना ज़्यादा रोने लगता है और वो उससे पूछता है, क्या मैं ठीक नहीं हो सकता? मेरा कुछ नहीं हो सकता? वांग जी जो कि बस उसको देख रहा होता है क्योंकि वांग जी को पता है भाई इसका क्योर है और ये धीरे-धीरे इलाज से, रिहैब से, बहुत सारे चीज़ों से ये ठीक हो सकता है। तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए एक नॉर्मल है, सर्जन के लिए या कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए ये सभी चीज़ें उन्हें पता है ना कि कैसे क्या करना है। बट विंग जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि उसकी एज बस 18 साल की थी और 18 साल में कैंसर, वो आश्चर्य में था कि उसे ये कैसे हो सकता है। वो वांगची से कहता है, आपने ठीक से चेक तो किया है ना? मुझे सच में कैंसर ही हुआ है ना? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, ये तुम्हें एक तरह से बोल सकते हैं कि बॉडी में जो छोटे-छोटे गाँट्स बनते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, अगर वो ब्लड के क्लॉट्स जमा होने की वजह से बनते हैं
अगर उससे क्योर कर दिया जाए तो ठीक हो सकता है, बट तुम्हारा थर्ड स्टेज है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, विंग रोते हुए कहता है, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? वांग जी उसे देखते हुए कहता है, आ, 1 साल। इतना बोलकर विंग एकदम शांत हो जाता है। डॉक्टर कहता है, टेक अ रेस्ट, और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली को कॉल कर दूं। विंग कहता है, नहीं नहीं। और फिर वो थोड़ी देर के लिए सोता है। शाम होते ही विंग खुद से ही सब कुछ हटा देता है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड वे में ये सारी चीजें सोच रहा होता है, और वो नहीं चाहता कि आखिरी 1 साल बचे हुए में वो अपने मॉम डैड को या अपने दोस्त को या किसी को भी हर्ट करे, बुरा फील कर पाए। अब जब उसके पास 1 साल ही बच गया है, तो वो इस 1 साल में वो अच्छे से रहेगा, सबको खुश रखेगा, अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, ताकि मरने के टाइम पे उसे कोई भी रिग्रेट ना हो। ये सोचते हुए जो विंग था ना, वो वहां से चला जाता है अपना सारा सामान लेकर के। वो जब घर आता है तो उसके फैमिली वाले उसे देखकर शॉक्ड। जांगचेंग आते हुए पूछता है कि तुम पेरिस गई नहीं? तुम वापस आ गए क्या? तुम्हारी फ्लाइट छूट गई? बोलो मुझे। हाँ। विंग ना बस रोते रोते जियांगचिंग को गले लगा लेता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहता था कि उसे लिम्फोमा थर्ड स्टेज कैंसर हुआ है। उसे पता है कि वो अपने फैमिली वालों को बताएगा तो वो अपना घर द्वार पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट में लगा है वो सब कुछ बेच बाच कर इसका इलाज कराएंगे। और इसलिए वो रोते हुए कहता है, काका, आई एम सो सॉरी, मुझे पता चल गया कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं क्या करूं? हाँ, मैंने कोई गलत किया? चांगचिंग कहता, अरे बुद्धू, हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे थे, हमें लगा सच में तुम कुछ कर लोगे, पर हमें नहीं पता था कि हमारा रोतरू भाई वापस लौट के आ जाएगा। विंग ना खूब फूट फूट कर रोता है, ऐसे रोता है सच में जैसे कि वो ना मतलब नदियां बाढ़ ला देगा। उसकी मॉम आती हुई कहती, बाबा क्या हुआ है? विंग रोते हुए कहता, मॉम, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज। क्योंकि क्योंकि मुझे आपकी काका के डैड की बहुत याद आ रही थी, दैट्स व्हाई मैं वापस आ गया। आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज प्लीज। इतना बोलकर वो बहुत रो रहा होता है। फिर उसके फैमिली वाले कहते हैं, कोई बात नहीं, जब मेरा बच्चा घर वापस आ गया है तो हम यहीं पे सब कुछ कर देंगे। इतना बोल करके विंग को वो उसके कमरे में छोड़कर आ जाते हैं। विंग अपने कमरे में आने के बाद लाइट्स ऑफ करता है, अपने मुंह को ना ऐसे बंद करके सिसक सिसक कर खूब रोता है। और वो उसने तय कर लिया था कि वो डॉक्टर से अब इलाज नहीं करवाएगा, चेकअप वगैरह नहीं करेगा। जितना भी दिन उसके पास बचा हुआ है वो अच्छे से रहेगा, अच्छे से बिताएगा, और यहीं पे उसे जो करना है वो करेगा। मरने से पहले वो खुश रहेगा, बस इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और वो ये सब सोचते हुए ऐसे रोते रोते ना सो जाता है। अब जब वो सो जाता है तो विंग जो था बहुत ज्यादा कमजोर था, वो बहुत ज्यादा उदास भी हो गया था, ऊपर से ये सभी चीजें। वांग जी जब रिटर्न आता है तो देखता है कि वहां पे विंग नहीं है। विंग जैसे बच्चों की तरह रो रहा था, तो वांग जी ने उसका चेहरा ना मतलब अच्छे से, कोई को होता है ना पेशेंट जो हमें याद रह जाते हैं, तो वांग जी उसे ढूंढता है तो विंग वहां नहीं था। वो कहता है, ये कहाँ चला गया? अरे मुझे इसे बताना था कि इसका क्योर मुझे मिल गया है, बट ये है कि खैर छोड़ो, ये जब दोबारा आएगा तब बता दूंगा। इतना बोलकर वांग जी को दूसरा काम भी था तो वो करने चला जाता है। अब इधर जो हमारा विंग था वो हैरान, परेशान, वो सोचता है कि अब उसकी लाइफ में कोई एम ऐसा बचा नहीं है फैमिली को हैप्पी रखने के अलावा, उसे खुश रखने के अलावा। पर फिर भी वो जब तक यहाँ रहेगा अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा, इसलिए वो सेल्फ मेड डिजाइनर बनेगा। तो वो अगले दिन से ही उसने तय कर लिया हुआ था। तो वो कहता है जियांगचिंग को, गोगा, अब जब मैं वहां से नहीं ही जाना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे ना सेल्फ मेड डिजाइनर बनना चाहता हूँ। तो वो सभी चीजें जो पैसे वापस आएंगे वो सब कुछ उससे मुझे एक DSLR कैमरा, स्टैंड पैड ला के दोगे क्या? क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा सा बुटीक ओपन करके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। चांगचेंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके पापा इन्वेस्टिंग में थे, ये खुद इन्वेस्टिंग में था, बट उसका भाई कुछ अलग कर रहा था। दैट्स वाई कहता है, हाँ हाँ ठीक है। अब सब कुछ कैंसिल करने के 1 वीक बाद ही उसका पैसा और सब कुछ रिटर्न आ गया था। तो उसी पैसे से उसने घर के सामने ही छोटा सा फ्लावर, बोल सकते प्लांट वांट जो रहता है, तो स्टोर रूम रहता है ना, उसी को क्लीन करवा करके विंग के लिए वहां पे उसने एक अच्छा सा छोटा, वो तो उसी को साफ करवा कर एक छोटा सा डेकोरेटिव बुटीक बना दिया।
और सिलाई मशीन भी लाके दे दिया। उसके बाद स्टैचू जितने भी थ्रेड वगैरह का जो काम होता है वो कपड़ा का वैरायटी ऑफ, उसके बाद डीएसएलआर कैमरा जैसे कि वो शूट करके और यूट्यूब जैसे चाइना में जो चलता था उस पे वो अपलोड वगैरह कर सके, क्योंकि उसने कहा था वो सेल्फ मेड डिजाइनर बनना चाहता है। तो उसके बाद जो हमारा विंग था वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। स्टार्टिंग में सब कुछ स्लो जा रहा था, क्योंकि अचानक से आप यूट्यूब पे वायरल नहीं हो जा सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से विंग ना उस पे काम कर रहा होता है, अपने डिजाइन को डाल रहा होता है। साथ में उसने चाइना में ही जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो लैन यूनिवर्सिटी, लैंस का बहुत वहाँ पे बहुत ये था, मतलब लैन हॉस्पिटल, लैन यूनिवर्सिटी, लैंस टेक्सटाइल्स, लैन होटल एंड रेस्टोरेंट ऐसे था। तो उसने लैन यूनिवर्सिटी में ही फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने का ये एजुकेशन जो होता है ना वो करवा लिया हुआ था, और वो वहीं पे पढ़ रहा था। और साथ में वो सेल्फ मेड डिजाइन वगैरह बना करके यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा था। तो 7 महीने में जो हमारा विंग था ना उसके यूट्यूब चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और उसका हर एक डिजाइन वायरल जा रहा था। वो ज्यादातर लड़कियों के गाउन्स वगैरह, क्लासिकल डिजाइन वगैरह, और जो स्कर्ट टॉप्स वगैरह जो होते हैं, जो चाइना में क्लासिकल ड्रेसेस चलती है, चीपा टाइप्स ड्रेसेस, तो उन सभी चीज़ों पे वो काम कर रहा होता है। तो उसके डिज़ाइन्स काफ़ी यूनिक और एलिगेंस होते हैं। उसमें वेस्टर्न और चाइनीज़ मिक्स्ड होता था। वो थोड़े से यूनिक होते थे, जिसमें छिपा में हस्तकलाकारी का भी यूज़ वगैरह किया हुआ कपड़ा वो लाता था, और सारी चीज़ें की मार्केटिंग वो खुद करता था। और घर में भी वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था। जांगचेन को वो या पापा को या मम्मी को सबको वो बताता था कि आज उसने ये बनाया, ये बनाया। तो इन 7 महीना ना उसके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक तो यूट्यूब से उसे अर्निंग आ ही रही थी, जिससे कि उसका खर्चा भी निकल रहा था। इधर से इसके पापा भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, जो कॉलेज वगैरह में जो होता है, क्लासेस वगैरह जो लगता है थोड़ा बहुत वो। लेकिन इस 7 मंथ में विंग ने एक बार भी चेकअप कराने का जहमत नहीं उठाया था। अचानक से उसे अपनी बॉडी में पेन जैसा फील हो रहा था। जब वो आ, ऐसे फैशन डिजाइनिंग का तो वो काम कर ही रहा था, तो कुछ कपड़े वगैरह को देखने के लिए वो जब मार्केट मंडी आया था, जहाँ पे कपड़ा वगैरह सस्ता मिलता है, जहाँ से वो उठा सकता था। तो जब वो वहाँ पे आकर चेक वेक कर रहा होता है, तो उसे ऐसे बॉडी में ना पेन और बुखार जैसा फील होता है। वो समझ गया था कि उसके जो 3rd स्टेज का कैंसर है उसे वो हिंट दे रहा है कि तुम बीमार हो। वो उस सबको छोड़ करके अपने फ़ोन को ऐसे पॉकेट में रखता हुआ वहाँ से वो सीधे चल रहा होता है, क्योंकि इन 7 मंथ के बाद अचानक से विंग को एहसास हुआ कि वो जिससे बचने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो उसके बॉडी में अब सिम्टम्स दे रहा है। विंग की हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा जो दर्द हो रहा था, बुखार था, बॉडी ऐंठ रही थी। वो चलते जा रहा था। अचानक से बारिश होने लगती है और विंग की आँखों से आँसू गिर जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा ये यही अंत है? उसने कहा था 1 साल, और 7 महीने तो बीत ही गए। क्या मैं 3 मंथ बाद मर जाऊँगा? और इतना सुनकर विंग रोने लगता है, क्योंकि मरने का डर सबको रहता है। रोते हुए कहता है, अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा-सा तो हुआ है, पर मेरे साथ किसी किसी बड़े डिज़ाइनर ने काम ही नहीं किया। मुझे तो चाइना में कोई जानता ही नहीं है, ओनली फॉर मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के अलावा। तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा? विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि इसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ। वो मरने से पहले ना चाहता है कि लोग उसे उसके काम से जाने, उसके नाम से जाने। तो ये सब ना सोचते-सोचते जब वो रोड पे जा रहा होता है ना, अचानक से एक कार के सामने वो आ जाता है, और वो कार किसी और की नहीं बल्कि वो कार होती है लैन वांगजी की। और कार को देखते ही विंग खड़े-खड़े, झूलते-झूलते बेहोश हो जाता है। वांगजी फटक से जब बाहर निकल कर आता है और रोड पे पड़े हुए इंसान को देखता है, तो वो उसे याद आ जाता है कि 7 मंथ पहले आया था, और बच्चों की तरह रोने वाला शख्स जो कि एयरलाइन से लाया गया था। हादसा थोड़ा यूनिक था, एयरलाइन से लाया गया पेशेंट था वो। ऊपर से वो बिना बताए गायब भी हो गया था। दैट्स व्हाई वो उसे देखते हुए कहता है, ये लड़का तो वही है। फिर वांगजी विंग को लेकर हॉस्पिटल आता है, उसका इलाज करता है, उसकी बॉडी में जो सिम्टम्स थे उस हिसाब से उसे पेनिसिलिन देता है, ताकि उसकी बॉडी थोड़ी सी क्योर हो सके। उसके बाद वो उसे सोता हुआ छोड़कर चला जाता है। नाइट शिफ्ट में जब वांगजी दोबारा दौरे पे आता है, वो सबको चेक करके लास्ट में विंग के पास आया था। विंग को देखते हुए उसे अच्छा लग रहा था, और कहता है, बेवकूफ कहीं का, एक बार कम से कम पूछ तो लेता कि इसका क्योर है या नहीं।
3rd स्टेज कैंसर है, ठीक तो हो सकता है ना, पर जाने से पहले ही भाग गया हॉस्पिटल से। क्या ही करूं मैं इसका। खैर कोई बात नहीं। इतना बोल करके और वो उसका फ़ोन लेता है। फ़ोन लेकर के इसके फैमिली को कॉल कर देता है, क्योंकि इसके फ़ोन पे ना बार-बार बर्र, बर्र, बर्र करके फ़ोन आ रहा था। जब उसके फैमिली वालों को सब कुछ पता चलता है, वो लोग भागते हुए आते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे विंग तो आराम से बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी इसके डैड के मॉम को, जियांगचेन को बता देता है कि विंग को लिम्फोमा 3rd स्टेज कैंसर है, बट इसका क्योर और काट है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है। तो जब वो ब्लड्स हटा दिया जाएगा क्लॉट्स, तो उसका इलाज संभव है। और वो नेक के पास था, जिस वजह से विंग को गले में कभी पेन होता था, सर में अचानक से बहुत हैवीनेस होता था और बॉडी में ऐंठन होता था, हाथ वगैरह से पसीना बहुत आता था, काम करने के टाइम पे थकान बहुत ज़्यादा होता था। उसकी मॉम कहती है हाँ, ये सारे सिम्पटम्स तो उसे होता था, साथ में उसका वेट भी घट जाता था। तो वांग जी कहता है हाँ, यही होता है, वेट भी घट जाता है, पर इसका पूरा क्योर है और एक डाइट प्लान देता है उन लोगों को बना करके, इसे ये खिलाइए जिसमें एवोकाडो भी मिक्स्ड था, जिसके बाद आपका बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। पर सबसे पहले इसके दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि कैंसर, क्योंकि कैंसर नाम सुनकर ही बहुत लोगों को लगता है कि वो बचेंगे ही नहीं, वो मर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, कैंसर में भी बहुत सारा वेराइटीज होता है। तो कुछ एक कैंसर है जो कि उसका क्योर नहीं है और उस सिचुएशन में इंसान मर जाता है। पर बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहो तो धीरे धीरे लोग ठीक हो जाता है। तो उसके फैमिली वाले भी वांग जी की बात से एग्री कर जाते हैं। पर यू को और साथ में जियांग जेन को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सच में विंग को जब ये पता था तो उसने हमें बताने के बारे में क्यों नहीं सोचा। वांग जी जब लास्टली कहता है कि 7 मंथ पहले भी उसके साथ ये हो चुका है और अब देखो, तब जियांग चेंग और उसकी मॉम लोग समझ गए थे कि जब उसको बेटा को पता चला कि उसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचा हुआ है, दैट्स वाई वो अपने सपने को पूरा करने से ज़्यादा ज़रूरी समझा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। और ये सब कुछ सोचते हुए सब लोग शॉक्ड थे। जियांग यू तो रोने लगी थी, बट फिर भी जियांग चेंग उसे चुप कराते हुए कहता, मॉम, विंग की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब कि वो हमारा विंग सच में, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सभी चीज़ अपने अंदर दबा के रखे हुए है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। आपको नहीं लगता कि उसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए? हाँ, वो बोलो मॉम। तो वो उसकी मॉम कहती है हाँ, ये तो सही कहा तुमने, बट फिर भी उसे हमें सब कुछ बताना चाहिए ना आपको। उसकी मॉम ना बहुत परेशान थी और इस सिचुएशन में क्या बोले वो। रिंग जो कि सोया हुआ था और इधर सब लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे। उसकी मॉम रोते हुए कहती, उठने दो उसे, उसे तो मैं इतना बात कहूंगी कि वो सब कुछ भूल जाएगा, फिर वो हर बात बताएगा हम लोगों को। पर जियांगचेन कहता, मॉम, अगर उसने अभी तक नहीं बताया है तो वो शायद चाहता होगा कि हम लोग उनकी वजह से परेशान ना हो जाए, तो कम से कम इसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। पर हाँ, हमें उन्हें, तो जियांग मियाँ कहते हैं ऐसा नहीं है, जब वो हमें नहीं बताएगा तो वो घुट घुट कर मर जाएगा। हम सबको उसे बताना होगा कि इसका क्योर है, वो ठीक हो सकता है। शायद वो अपने जीवन से निरस्ता में चला गया है, उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। उसे अपने आप से प्यार करना सिखाना होगा, इस कैंसर से फाइट बैक करना सिखाना होगा। ये सारी बातें सोचते हुए जियांग फेमियांग अपने बेटे और बीवी दोनों को शांत कराते हैं और वो लोग बाहर लेटे हुए थे। मॉर्निंग के टाइम पे जब विंग की नींद खुलती है, आई मीन होश में आता है, वो अपने सामने फैमिली मेंबर को देखकर विंग के तो प्राण ही उड़ गए थे। और वो कहता है, मॉम, चियांग चैंग आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, हम लोगों से इतना बड़ा सच छुपाने का। विंग विंग कहता है, क्या हुआ गगा? चियांग यू उसके पास आकर बैठ जाती और कहती है, बाबा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं? हाँ, इतने बड़े हो गए हो कि हमसे ये सारी बातें छुपा रहे थे, बोलो। तो विंग रोते हुए कहता है, क्या हुआ है मॉम? चांगे कहती है, आपको लिम्फोमा कैंसर हुआ है और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। विंग, बताइए हमें, क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार नहीं करती? विंग जो ये सुनता है, उसके मतलब उसकी दुनिया ना 360 टर्न हो गई थी। जिस चीज को वो छुपाते आ रहा था फैमिली वालों को पता चल गया था। विंग रोते हुए कहता है, मम्मा, आई एम सो सॉरी, मैं बस आप लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं आप लोगों को ऐसे रोते हुए बिलखते हुए नहीं देख सकता था मम्मा, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैं मैं बस आप लोगों को खुश रखना चाहता था आखिरी वक्त तक। उसके डैड कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो,
क्या तुम्हें नहीं पता है कि इसका क्योर है, इसका काट है, इसके लिए पेंसिलिन भी बने हुए हैं। विंग कहता है, क्या कहा आपने? पर पर उन्होंने कहा कि मैंने भी सर्च किया कि थर्ड स्टेज के बाद वाले कैंसर लोग ना बचते ही नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी। इतना बोलकर ना हमारा विंग ना बहुत क्यूट से मुंह बनाते हुए रो रहा होता है। बांग्जी जो कि खड़ा होकर के अपने स्पेक्स को ठीक कर रहा होता है। जब वो इन लोगों को भरत मिलाप देखता है कहता है और उसका चेक करने का टाइम आ गया तो कहता है आप सब बाहर जाएं प्लीज। इसके बाद बांग्जी आता है, स्लाइम को ठीक करता है एंड देन सबको चेक करते हुए उसे देखता है, जहाँ पे विंग ना रोते रोते मुंह सूज गया था उसका, वो फूट फूट कर रो रहा था। बांग्जी उसके नब्ज को चेक करते हुए कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा हूँ। ये कहता है क्या? नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ का सड़ा हुआ खाना नहीं खाना, मुझे मुझे पेशेंट वाली लाइफ नहीं जीना, मैं आखिरी टाइम में बस बस अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। वांग जी इसे देखता और कहता है और मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा विंग, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, तुम यहाँ से जो चाहे वो कर सकते हो, पर हाँ तुम्हें ठीक होना है। विंग रोते हुए कहता है पर मैं तो ठीक नहीं हो सकता ना। रामचस में अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए कहता है किसने कहा कि तुम ठीक नहीं हो सकते? हाँ ये देखो। और जब वो उसे दबाता है तो विंग चिल्ला देता है, कहता है इसे जब हम हटाएंगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका क्योर है और ये ठीक हो सकता है। तुम्हें बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा और दवाई लेना होगा। जब तुम्हारी बॉडी इस लाइक हो जाएगी तो हम इसे ऑपरेशन करके हटा देंगे। 3 बार में होता है ये, तो तुम्हें यहाँ पे 2 मंथ के लिए रहना होगा, ओके ना? विंग कहता है पर मैंने सुना है कि अगर 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 तुम कहता है क्या यही ना कि कैंसर के लोग जल्दी मर जाते हैं? विंग कुछ भी नहीं बोलता। मांगची कहता है थोड़ा ऐसा नहीं होता है, हर बार हर तरह का कैंसर होता है ना जिसके बाद आ, लोगों का क्योर उसी तरीके से मिलता है, तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो सकते हो भी। इतना बोलते हुए वांग जी वहां से चला जाता है और उसके फैमिली को बोलता है कि विंग को हम एडमिट कर रहे हैं। फैमिली वाले भी मान गए थे कि विंग का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसके पास आता, उसको क्योर करता, उसको रिहैब करता। उसे गार्डन में घुमाने के लिए उसने 2 कंपाउंडर रखे हुए थे, जहाँ पे शूसे और नी हिसंग था जो कि विंग से बातें करता। विंग हॉस्पिटल में रहते हुए भी जियांग सिंह ने उसके लिए फैशन डिजाइनिंग का सारा सेटअप कर दिया था फिर से, क्योंकि विंग की इच्छा थी कि वो इस टाइम जोन में भी करना चाहता है। अब जितने सब्सक्राइबर्स थे वो सब विंग के साथ थे और विंग के इस काम को देखकर अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि इस स्टेज में भी विंग इतना अच्छा काम कर रहा था। और विंग सारे सब्सक्राइबर्स के सामने में रोता नहीं था, एक एग्जाम्पल सेट करता था कि चाहे जीवन कैसा भी हो हर वक्त खुश रहना चाहिए, और अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, कोई आपसे प्यार करता है, तो उस आखिरी पलों में भी आपको उसके लिए जीना चाहिए, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई स्पेशल पार्टनर हो। तो विंग ने यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज दे रहा होता है सबको, जैसे जैसे उसकी जो फॉलोअर्स थे वो और भी ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करते हुए ना धीरे धीरे करके विंग का इलाज भी चल रहा होता है और वांग जी उसे देखता भी था। धीरे धीरे वांग जी को ना एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था विंग से। विंग जब भी रात को उसे दर्द, क्योंकि इलाज होता था तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता था, जब तक दवाई का असर रहता था तब तक विंग के बॉडी काम करती थी और रात को दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। उसकी चिल्लाने की वॉइस सुनकर के नर्स कंपाउंडर धीरे धीरे आने जाने उसे देखना ये सब, पर जब वांग जी को पता चला कि विंग रात को सो नहीं पाता है, 1 मंथ बाद का टाइम है ये, वांग खुद पर्सनली हॉस्पिटल में रुकने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग से अटैच्ड हो रहा था। विंग का वो रोता हुआ क्यूट सा चेहरा, फिर उसका वो जुनून जो कि वो काम कर रहा था, वो ये सभी चीजें ना वांग जी को अट्रैक्ट कर रही थी। दैट्स वाई वांग जी रात को उसके लिए रुकता था, उसके पास आता, उसे पेंसिलिन लगाता, उसे ठोकते हुए सुलाता। कभी कभी तो जो हमारा विंग था ना वो वांग जी को ऐसे हक कर लेता था अनजाने में और बस रोते हुए कहता बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है डॉक्टर, मैं क्या मरने वाला हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे हमेशा बताता नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा सही से इलाज हो रहा है और तुम बच जाओगे। पर हमेशा विंग को लगता था कि जैसे ये दर्द उसके लिए आखिरी रात होने वाली है जिसके बाद वो मर जाएगा, और हर सुबह उसके लिए नया सवेरा लेकर के आती थी।
ऐसे करते हुए उसका 2 बार का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। थर्ड बार में उसे पूरा क्लियर करना था एंड देन उसको वहाँ पे रखा जाना था। और ऐसे ही नहीं, इधर जो हमारा विंग था वो आराम से डिज़ाइन्स वगैरह भी बनाता था। उस हालत में भी उसे यूट्यूब पे अपलोड करता, सब्सक्राइबर्स बढ़ते। तो एक दिन अचानक से बहुत सारा फूलों का बुके लेकर के एक फैशन डिज़ाइनर था यूबिन, जो कि उससे मिलने के लिए आया। यूबिन जिसने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कपड़े को वेयर किया हुआ था और वो विंग से मिलने के लिए आया, जहाँ पे जियांग चेंग ने उसे मिलाने से मना कर दिया। तो वांगजी कहता है एक बार उसे मिलने दीजिए, क्या पता विंग खुश हो जाए। फिर जब यूबिन को विंग दिखता है, वो बेड पे था। वो उछलते हुए उसे कहता है, क्या आप यूबिन हैं? वो कहता है, मैं यूबिन हूँ। मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे। मैं चाहता हूँ कि तुम एशिया फैशन वीक के लिए डिजाइन करो ताकि मैं उसे दूँ। और तुम्हारे डिजाइन अगर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। इनका हमेशा से सपना था कि वो चाइना के लिए, एशिया के लिए काम करे। दैट्स व्हाई विंग बहुत एक्साइटेड था। तो जियांग चेंग ने आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता विंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? जिस पे विंग कहता है, वाह, मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे पास जितना ही लाइफ है मैं उस लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ अचीव, इसलिए प्लीज बाबा। वांग जी भी उससे सपोर्ट करता है, जिसके बाद यूविन उसके साथ टाई अप करता है और विंग से वो पूछता है कि तुम क्या क्या डिजाइन बनाते हो। फिर ह्यूबिन का आना जाना, विंग को बताना, विंग उस सभी चीज़ों को डायरी में नोट करता, ये सभी चीज़ें। वांग जी जब भी उसे चेक करने आता, तो वो उस डिज़ाइनर के बारे में बात करता और डिज़ाइन के बारे में। जब डिज़ाइन के बारे में बात करता तो हमारा वांग जी सुन लेता था, पर डिज़ाइनर के बारे में बात करता तो हमारे वांग जी के तन बदन में आग लग जाती थी, क्योंकि अभी तक का रिश्ता वांग जी और विंग का एक पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता था। लेकिन वांग जी विंग से अटैच्ड होता जा रहा था। उसके क्यूटनेस, उसकी बातें, उसका रोना, रात का चिल्लाना, कहीं न कहीं बांजी के दिल में विंग के लिए एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। बट जब भी वो यूबिन की बात करता, हमारा वांगजी भुना हुआ भुट्टा बन के फूट जाता था और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता। विंग भी इस चीज को नोटिस कर रहा था कि 6-7 दिन से वांगजी ना थोड़ा उसे कटा कटा सा रहने लगा है। आज ह्यूमन इसके पास था, जहाँ पे वो सारे डिजाइन को और वो देख रहा था, जो कि पेंसिल से स्केचिंग करते हैं ना, फिर उसे काट के बनाते हैं। तो वो कर लिया हुआ था विंग ने और उसे दिखा रहा होता है, जहाँ पे यूविन उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था, इसमें से 2 या 3 डिजाइन तो सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डिजाइन काफी यूनिक है। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वांगजी ना उसके पल्स और मशीन वगैरह को चेक करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बाहर जा सकते हैं? और बहुत ही रूडली वे में कहा था उसने, जहाँ पे यूबिन हाँ में सर हिला देता है एंड देन वहां से वो चला जाता है। उसके जाते ही वांग जी वहां पे बैठता है, अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए और विंग को सीधे धमकाते हुए कहता है, लेट जाओ तो तुम। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी नर्स को बोलता है, और तुम जाओ तो यहाँ से। नर्स को समझ नहीं आ रहा भाई, लिखेगा कौन पैड पे? पर सर जी तो बोले, निकलो चलो भागो इधर से। उसके जाने के बाद गेट बंद होता है और वांग जी वापस से बाहर की तरफ से देखते हुए विंग की तरफ अपना शर्ट टर्न करते हैं। उसके शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए धीरे धीरे करके विंग को टच करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे पहले विंग को एक नॉर्मल टच लगा था, पर वांग जी के हाथ धीरे धीरे जब वो वहां पे प्रेस हो रहे थे, विंग घबराते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें वो पसंद है क्या? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, वही, वो फैशन डिजाइनर। विंग कह देता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, वो बस काम अच्छा करते। और इतना बोलते हुए आह कर देता है। मुझे धीरे धीरे करके उसके हाथ उसके निपल्स तक आ गए थे और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक सॉलिड क्योर की जरूरत है? हाँ। पिंक कहता है, हाँ, वो तो आपको पता होगा ना। जी कहता है, हाँ। इतना बोलकर पर्दा खींच देता है और विंग का अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद उसकी तरफ झुकते हुए उसे देखता और कहता है, फिर उससे दूर रहो वरना मैं तुम्हारे लिप्स पे बाइट कर दूंगा। जितना इतना सुनना हुआ था, विंग ऐसे, हाँ। मुझे कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। और इतना बोल करके वो धीरे धीरे करके उसके क्लेवेज पे जा रहा होता है। अचानक से भांग जी के हाथ उसे क्लॉथ्स के ऊपर पड़ जाता है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, और विंग चिल्ला दिया था। भांग जी जब देखता है कि विंग रोने लगा है, तो भांग जी फटक से उसे उठाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी विंग, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। आई एम रियली सॉरी विंग, प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, मैंने कुछ किया है क्या? आप मुझसे इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ। जी कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारे करीब कोई आए तो, समझे तुम?
इतना बोल करके उसे कहता है, दर्द कैसा है? तो विंग रोते हुए कहता है, अभी भी हो रहा है, मैं मर जाऊंगा क्या? जी कहता है, नहीं तुम नहीं मरने वाले हो, चुप हो जाओ तुम। हाँ मैंने तुमसे कहा ना, तुमसे किसने कह दिया कि तुम मरने वाले हो? हाँ, विंग रोते हुए कहता है, फिर मुझे ये इतना दर्द क्यों देता है? जी कहता है, जितने बार ऑपरेशन होते हैं उतने बार पस बनते हैं, लास्ट ऑपरेशन होने के बाद हम उसे सुखा देंगे, उसके बाद नहीं बनेगा भी। तुम शांत हो जाओ, अगला हम 15 दिन बाद करने वाले हैं। विंग को धीरे धीरे लेटाता है और कहता है, आराम करो। जब अंजू उठ के जा रहा होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? पर पांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है, आराम करो। और विंग बस उसे जाते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है, ये मेरी इतनी केयर करते हैं, बाकी पेशेंट से ज्यादा मेरे पास आते हैं, रात को 2 बार 3 बार देखने आते हैं। जो इनका केयर है ये कुछ और है। पर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया और ऐसा क्यों बोला? इतना जब वो बरबरा ही रहा होता है तभी जंगचंग आते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? भीम कहता है, काका एक बात बोलूं मैं, ये प्यार क्या होता है? मतलब कि हम अगर किसी को चाहें और वो शख्स आप, तो वो कहता है, अरे ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो? भीम कहता है, एक्चुअली मैं वो हम्म, मुझे ये डॉक्टर आई मीन ये खरूस डॉक्टर पसंद है, बट ये हर बार मुझे कोल्ड रिएक्शन देता है। तो वो जियांगचंग उसको मारते हुए कहता है, पागल पहले ठीक तो हो जा फिर प्यार कर लियो किसी से। भीम कहता है, पर आह, अच्छा ठीक है। इतना बोलकर वो मुंह बनाता है। फिर जियांगचंग कहता है, वैसे वो काफी स्मार्ट और हैंडसम है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे टेस्ट इस तरह के हैं वीन। भीम कहता है, "आह, मुझे भी नहीं पता था, बट हो गए। वैसे आज वो मुझे धमका के गया कि मैं उस फैशन डिजाइनर से दूर रह के बात करूं, इतना चीप ना हो। जियांगचंग कहता, ओहो, आग बराबर की लगी है। इसे कैसा लग रहा है मेरे भाई को इस जेलेसी वाली फीलिंग्स को फील करते हुए? कहता है, जेलेसी? कहता, अगर ऐसा होगा तो वो तो जला भुना हुआ घूम रहा होगा। बताओ बताओ। कहता, ओ तो वो जेलस फील कर रहे थे? कहता, मुझे लग ही रहा था कि वो जेलस फील कर रहे थे, दैट्स व्हाई इट्स ओके। और वो स्माइल कर रहा होता है। उसका जंगचिंग कहता है, वैसे सच में वो तुम्हें पसंद है? फिर कहता, का? कहता, ओके ओके, अरे इतना बोल करके कहता है, कैसा है मेरा बाबू? फिर कहता है, अच्छा। तो फिर वो सा दर्द हो रहा था, बहुत बहुत ज्यादा, रात में तो मुझे सोने नहीं दिया जाता है। फिर जियांगचंग उसके पास था और उससे बातें करता है, फिर विंग उसे बताता है, फिर जियांगचंग उसे उठा देता है और विंग जो डिजाइन बनाया हुआ था उसे कट करता है। उसने एक असिस्टेंट रखा हुआ था, उसे बताता है कि ऐसे ऐसे सिलना है। वो सिलकर स्टैचू में लगाता और विंग सारे डिजाइन को पिन अप करता। तो दिन में खाली टाइम में विंग यही कर रहा होता है। साथ में जो डिजाइन एशिया वीक के लिए जाने थे उसे वो सूट नहीं कर रहा था, और वो छोटे छोटे बीच में कटिंग्स कट वर्क्स वाले डिजाइन बनाता, तो वो उसे अपलोड करता, जिससे कि उसका यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो रहा था। उसके डिजाइन ऑन डिमांड थे, पीक पर थे और बहुत सारे लोग कॉपी कर भी रहे थे। और उधर यूबिन भी उसमें से कितने सारे डिजाइन्स को वो ऑन मार्केट उतार चुका था, जिसका प्रॉफिट वो जियांगचेंग को देता था, और ये बात विंग को पता थी। इस तरीके से उसका करियर भी सेट हो रहा था और विंग भी धीरे धीरे करके हैप्पी हो रहा था, खुश हो रहा था, और साथ में उसको आ, उस कैंसर से लड़ने की ताकत मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रहा था, जीने की इच्छा जाग रही थी। 2 ऑपरेशन हो चुके थे, थर्ड के बाद विंग के क्योर होने वाले थे उस घाव का। तो वो सब कुछ हो रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था कि चलो अब वो शायद से बच जाएगा। अभी भी वो कंफर्म नहीं था, वो डाउट के फेज में था कि वो बचेगा या नहीं। पर जब भी वांगजी उसके आसपास होता तो विंग को काफी अच्छा लगता था और वो सोचता था कि काश अगर वो बच जाए तो वो इस डॉक्टर को एक बार प्रपोज जरूर करेगा, क्योंकि ये सच में इसके न्यूमोफोमिया का क्योर जो है वो। और ये सोचते हुए विंग स्माइल करने लगता और डिजाइन पे वर्क करना स्टार्ट कर देता। इस तरीके से धीरे धीरे करके दिन बीतना स्टार्ट हो गए थे। वांगजी रात को एज यूजुअल उसका ध्यान रखने के लिए 3-4 बार आता। वो घर बहुत कम ही जाता था और इधर यूबिन भी उससे मिलने के लिए आता, तो विंग पूरा कोशिश करता भाई आधे हाथ की दूरी बना के रखा जाए, ताकि उसके जलकुकड़े डॉक्टर को पता चले तो वो जलकुकड़ा बन के फुटा हुआ भुन्ना नहीं, भुना हुआ भुट्टा बन के फूट न जाए। तो इस तरीके से इस सभी का टाइम आ गया था और विंग ने सारा ड्रेस का डिजाइन कंप्लीट कर लिया हुआ था, जहाँ पे वो यूबिन को दिखा रहा होता है कि ये सारे डिजाइन मैंने बनाए हैं, आप इसे ले जाइए
जहाँ पे उसने जो असिस्टेंट रखा हुआ था जिसका नाम म्याम्या था, अब म्याम्या को भी पता है कि भाई वांगजी जो डॉक्टर है वो विंग के कुछ ज़्यादा ही केयर करती थी, क्योंकि उसके आते ही विंग हमारा ब्लश करने लगता था और म्याम्या वहाँ से निकल के भाग जाती थी। तो म्याम्या को भी पता था और वो विंग की इस हालत को जान करके उसे थोड़ा-सा बुरा भी लगता था, पर उसके साथ काम करके उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा था और म्याम्या और वो दोनों मिलकर यूट्यूब पे वीडियो डालते थे जिसकी सेटिंग्स वो म्याम्या को भी देता था, तभी जाकर के वो उसके लिए काम कर पाई थी। तो मैं भी बाकी के डिजाइन्स बताती थी जिससे कि अब जाकर के हमारे बाबूजी को थोड़ा-थोड़ा अच्छा फ़ील होता था कि चलो एक और तो है जो उससे चीप होगा। कम से कम उसका विंग तो चीप नहीं होगा ना। तो वही सारी चीज़ें म्या-म्या और विंग हमारा ह्यूमन को दिखा रहा होता है, जहाँ पे बाबूजी आते ही कहता तो यूपिन समझ गया था, वो उठ के जैसे जाने को लगता है तो वांगजी कहता है, नहीं नहीं बैठो, मैं भी देखने आया हूँ कि किस तरीके का डिजाइन विंग ने बनाया है। विंग और मैं दोनों हाँ करके वांगजी को देख रहे थे। अब मैं अपने मन में कहती, हाँ हाँ आप डिजाइन कम, विंग सर को ज्यादा घूरने आए हैं। विंग सर को देखते हुए इशारे में कह रही, विंग सर आपकी खैर नहीं, और वो गर्दन से ऐसे कटने वाला निशान करके बता रही है। विंग भी उसे कंधा उचकाते हुए कहता, मैं समझ गया, ये भुना हुआ भुट्टा मेरे पास आ गया है और अब ये मेरा पता नहीं क्या ही करेगा, हर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, इसलिए वो थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करते हुए बैठ जाता है। टेबल लगा देता है बीच में, जो रहता है ना साइड टेबल जो पेशेंट के ऊपर लग जाता है आकर। उसके ऊपर वो डिज़ाइन्स को पेंसिल के हेल्प से बताना स्टार्ट करता है और हमारा वांगजी वहाँ पे खड़ा होकर विंग को घूर रहा है, डिज़ाइन को घूर रहा है, यूबिन को घूर रहा है। अब म्यामा को इन सब के बीच में हँसी आ रही है। क्योंकि जो म्यामा थी ना, वो देख पा रही थी कि किस तरीके से वांगजी सर ने लगातार विंग को ज़्यादा और डिजाइन्स को और हम लोगों को कम देख रहे थे, बट फिर भी ये क्यूट सी लव स्टोरी ना म्यामा को अच्छा लग रहा था। वो ना ऐसे हार्ट बनाकर सिप करती थी हमेशा वांगजी सर और विंग को। विंग धीरे धीरे करके ना यूविन को सारा डिजाइन समझा देता है। यूविन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो आना चाहोगे। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं आना चाहूंगा। ह्यूमन कहता है ऐसा नहीं है, अगर हम जीतते हैं तो मैं चाहूँगा कि तुम लाइव आओ प्लीज़, और इसमें हमारी मैम हेल्प करने वाली हैं। और सर, और वो वांगजी के पास आते हुए कहता है, सर मैं चाहता हूँ अगर हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट होता है, हम टॉप 3 या 5 लिस्ट में आ जाते हैं, तो विंग का सपना सच हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि विंग का सपना सच हो, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की है सर। क्या मैं आपसे परमिशन ले सकता हूँ? वांगजी जो कि विंग के आंखों में उसने देखा था पहली बार जब वो मिला था, तब वो बहुत रो रहा था, क्योंकि उसका पेरिस जाकर फैशन डिजाइनर बनने का सपना टूट गया था। और वांगजी बिल्कुल नहीं चाहता कि इसका लिटिल समवन पेशेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, उसके चबी से चिक्स, उसके दो बनी टीथ जो कि स्माइल करने पे बहुत प्यारे लगते हैं और रोने पे बहुत गंदा दिखता है, वो परेशान ना हो। दैट्स वाई वो उसे देखते हुए कहता है, मैं खुद कर दूंगा। यूविन हैप्पी हो जाता है एंड देन सारे ड्रेस का कलेक्शन मैम बॉक्सेस में डालना स्टार्ट करती है। यूविन और उसके साथ जो 2 दिन आए थे वो सब उन सातों ड्रेस को लेके निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद वांगजी वापस से सब चला गया था, पर्दा खींचते हुए उसके पास बैठता है विंग जो कि बैठा हुआ था। वांगजी उसके हाथों को और उसके चेस्ट को चेक कर रहा होता है, विंग बार बार उसे घूर कर देख रहा होता है। विंग अचानक से कहता है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो हमारा वांगजी बस एक कोल्ड लुक के साथ में उसे देखता है और कहता है, रेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन 3 दिन बाद होने वाला है, तो परसों से तुम्हें लिक्विड डाइट कल से तुम्हें लिक्विड डाइट दिया जाएगा। और हाँ, हिम्मत मत हारना, ठीक है ना? विंग ना जब ये सुनता है तो उसे बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या एक बार मुझे आप बोलेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, तो शायद मुझे लड़ने के लिए हिम्मत मिल जाए, शायद मैं उस लिमोफोमा से बाहर आ जाऊं, शायद मैं उस कैंसर से जीत जाऊं। हाँ, क्योंकि ये दर्द मुझे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देता है, ये दर्द से लड़ने की ताकत मिल जाए प्लीज़ डॉक्टर। वांग जी विंग को देख रहा, उसके हाथों को देख रहा और उसके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, क्या सच में? विंग ना उसे देख रहा होता है। वांग जी कहता है, एक्चुअली में वो, तभी नर्स भागते हुए आती है और कहती है, सर इमरजेंसी केस आया है सर, प्लीज़ एम्बुलेंस में बहुत सारे डेड बॉडीज़ है, हमें उसे जल्दी जल्दी से डालना होगा। वांग जी कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। विंग बस भागते हुए वांग जी को देख रहा था, जो कि वांग जी एक सर्जन था, दैट्स वाई उसे ऊटी में जाना पड़ता था। और बहुत अभी एक जस्ट बस हादसा हुआ था, उसमें से कुछ पेशेंट्स आए थे तो उसे चेक करने के लिए वांग जी चला गया था। विंग जो कि कहता है, शायद लगता नहीं कि आप मुझे लव कन्फेस करने वाले हो सर। कोई बात नहीं, इतना बोल विंग आंखें बंद कर देता है।
अब जितने भी ड्रेसेस चले गए थे वो सारे ड्रेसेस उसी दिन एशिया लेक में फैशन वीक होने वाला था, जिस दिन हमारा विंग का ऑपरेशन होने वाला था। तो वो बस बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो अनाउंसमेंट सुन ले, उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए जाए, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम दोपहर का था। तो फिर उसने विंग से कहा कि अगर तुम ये देखना चाहते हो तो मैं रात को 10 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। विंग ने भी हामी भर दिया था। दैट्स वाई वो आराम कर रहा होता है। आज तीसरा दिन था जिस दिन ये होने वाला था। शाम से ही सब कुछ चहल पहल हो रही थी और मैं हर आधे एक घंटे पे विंग को कॉल करके उसे बताती कि ये हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, इतने सारे लोग हैं। मैं को यूविन लेके गया हुआ था अपने साथ असिस्ट करने के लिए, क्योंकि वो विंग का असिस्टेंट था। दैट्स वाई अब मैं बहुत एक्साइटेड थी इतने बड़े ब्रांड में जाना, काम करना। वाकई में यूविन का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड था। वो सभी चीज़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी, वीडियो बना रही थी और विंग को सेंड कर रही थी। विंग भी खुश हो रहा था। ऐसे करते हुए वो दोनों बैठे हुए थे और साथ में जियांगचेंग भी आ गया था, उसकी मम्मी भी थी, जो कि टीवी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होता है। विंग कहता है, माँ आज मेरा लास्ट ऑपरेशन होने वाला है। अगर मैं बच जाऊं तो मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, और अगर मैं ना बचूं तो प्लीज़ मेरी बॉडी को दादी माँ के पास दफना दीजिएगा। इसकी बात सुनकर उसकी मॉम रोती कहती, ये क्या पागलों की तरह तुम बोल रहे हो विंग? विंग कहता, पता नहीं मॉम, पर गलत इंटेंशन आ रहा है दिमाग में बहुत सारे, और 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 ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में कुछ बुरा होने वाला है। जियांगचेंग उसे देखते हुए कहता, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें वापस लौटना होगा हमारे लिए, समझा ना? हिंग कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा गगा। मॉम, डैड, गगा, थैंक यू सो मच मुझे इस लाइफ में लेकर आने के लिए। इस घर में मैं सबसे छोटा बन के पैदा हुआ। आप सबने मेरे सारे टैंट्रम सहे, हर एक चीज़ वो पूरा किया जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। मेरे सारे सपनों को पूरा किया। मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं जाने से पहले इतना ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा। पर हाँ, ये एक साल मेरे लिए वाकई में बहुत प्रीसियस था। इस एक साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और नए दोस्त बने, असिस्टेंट बनी। मैं खुश हूँ, मैंने वो सब कुछ कर लिया है जो मैं चाहता था, मुझे जो चाहिए था, मैं जो बनना चाहता था। ग्लोबल स्तर पे तो नहीं, बट हाँ, चाइना में हर कोई मुझे जानता है। लिम्बोफोमा डिजाइन वाला, अजीब सा नाम है, बट हाँ, सब इसी से जानने लगे हैं मुझे। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट मैं खुश हूँ। उसकी मॉम सैंटी होकर के विंग को गले लगाते हुए कहती है, मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। अगर मुझे गॉड जी से भी लड़ना पड़े ना तुम्हारे लिए, तो मैं जरूर लड़ूंगी। इतनी छोटी सी एज में मेरे बच्चे को इतना बड़ा दर्द क्यों दिया, क्यों दिया? हे भगवान, इसकी जगह पे मुझे मुझे उठा लेता। विंग कहता है, मॉम प्लीज। इतना बोलकर वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। जियांगचेंग कहता है, अबे बुद्धू, सबको रुलाते रुलाते जाना है तुझे? हाँ, टीवी देख ले, क्या पता तू सच में ग्लोबल स्तर पे बन जाए। इतना बोल करके अब वो लोग लास्ट वाला टीवी देख रहे होते हैं। हालांकि सब सेंटी हो गए थे, बट फिर भी वो लोग देख रहे होते हैं। जहाँ पे सबका रैंप वॉक चल रहा होता है। स्पेशली वो एक्सेस यूबिन ने ना विंग के लिए करवा दिया हुआ था, ताकि विंग वहां से बैठ के देख सके। तो जब विंग ये सब देख रहा होता है ना, तो कैसे उसके सारे बनाए गए डिजाइन जब मॉडल्स पहन के चल रहे होते हैं, मैं सबका पिक्चर्स निकाल के रखी हुई थी। वो बहुत खुश था कि फाइनली उसका कपड़ा किसी स्टैचू के ऊपर नहीं लगने वाला है, उसका कपड़ा यूट्यूब के वीडियो पे नहीं जाने वाला है। उसका डिज़ाइन एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे गया है, एशिया फिनाले वीक में गया है, जहाँ पे सारे मॉडल्स, टॉप मॉडल्स होते हैं, हर देश की मॉडल्स होती है, जो कि उस ड्रेस को कैरी करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंपनी की तरफ से। और वो सभी चीज़ें देखते हुए विंग अपने मन में कहता है, फाइनली फाइनली अगर मैं विनर ना भी रहा तो मेरे ब्रांड हर जगह होंगे, हर जगह। और इतना बोल करके वो ऐसे ना धीरे धीरे ना अपनी आईज क्लोज कर रहा होता है, क्योंकि दवाई के असर की वजह से, लिक्विड डाइट की वजह से विंग को अब बेहोशी छाने लगी थी। लास्टली जब, हालांकि वो बेहोश नहीं हो रहा था, लास्टली जब सब कुछ हो जाता है, अनाउंसमेंट्स की बारी आती है,
तो टॉप 5 के रैंक में टॉप 3 पे यूविन की ब्रांड आ गई थी। और ये ब्रांड सिलेक्शन जो कि डिज़ाइनर हमारा विंग था, उसमें से 3 ड्रेसेस सच में सेलेक्ट कर ली गई थी और तीनों टॉप नॉच की थी। जिसके बाद यूविन और म्यामा तो उछलते हुए एक दूसरे को गले लग जाते हैं और म्यामा फिर शर्माते हुए कहती, आई एम सो सॉरी सर। यूविन भी धड़पड़ा कर अलग हो जाता है क्योंकि अजीब सा ये हो गया था, ऑकवर्ड जैसा। उसके बाद फिर से वो दोनों स्टेज पर आते हैं क्योंकि विंग की तरफ से वो लोग रिप्रेजेंट करने आए थे। उसके बाद वो दोनों सबको ऐसे ग्रीट करते हैं ना, ताकि फिर ये अनाउंस होने के बाद उसके बाद यूविन माइक लेते हुए कहता है, मैं आप सब लोगों को इस डिज़ाइनर के ओनर से मिलाना चाहता हूँ, जो इस डिज़ाइन को जिन्होंने डिज़ाइन करा है और बनाया है, जिन्होंने मेहनत की है। इतना बोलकर वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जो कि उस समय ओटी में था। जब विंग देख रहा होता है ये तो कहता है, झांगची मैमा को कॉल करो ना, वो मुझे कॉल करना चाहती होगी। यूविन जो कि वांग जी को कॉल कर रहा था, पर वांग जी तो ओटी में था और उसका फ़ोन जो था उसके कैबिन में था। दैट्स व्हाई जियांग सिंह म्यामा को कॉल करता है। म्यामा कॉल पिक करते ही कहती है, हेलो सर। जियांग सिंह कहता है, वीडियो कॉल करो। इतना बोल करके वो जब वीडियो कॉल करती है तो कहता है, सर ये देखिए। ह्यूमन पर उस वीडियो कॉल को टीवी पे ऐसे करने के लिए कह देता है। उसके बाद बड़े से टीवी पे इस पे विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड साइड हट गए थे, जहाँ पे विंग ना ऐसे पिल्लों से लग के और वो होता है ना दीवार साइड से ऐसे टिक के बैठा हुआ था, जहाँ पे मैं कहती, सर हमारे ड्रेस सेलेक्ट हो गए सर। विंग ऐसे रोते हुए कहता है, अब विंग के हाथ में ये पाइप्स लगे, आईवी ड्रिप्स वाला पाइप्स लगा हुआ है। उसके बाद उसकी पूरी कपड़ा हॉस्पिटल वाला था और मशीन वगैरह दिख रहा था, तो सारे लोग ना शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या है। यूविन कहता है, ये है लीमोफोमा डिजाइनर, जिन्हें लीमोफोमा कैंसर थर्ड स्टेज है और आज इनका ऑपरेशन होने वाला है और आज ही ये रिजल्ट्स भी आया है। हालांकि इनका ऑपरेशन 2 बजे होने वाला था, बट इस फैशन डिजाइनर की वजह से अभी तक ये रुके हुए हैं। अभी और भी बहुत कुछ होना है यहाँ पे, बट इनका ड्रेस का 3 सिलेक्शन हुआ और सेकेंड राउंड का टॉम बाकी है। और सेकेंड राउंड के लिए भी विंग ने ड्रेस बनाया हुआ था। टोटल 4 ड्रेस था ना, फर्स्ट वाले में 3 दिया था, तीनों सेलेक्ट हो गया था और अभी भी 4 ड्रेस बचा हुआ था। यहाँ पे यूविन ना विंग के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में बताता है, जिसके बाद सारे लोग स्तब्ध थे कि कैंसर थर्ड स्टेज में होने के बावजूद भी इस 18 साल के बच्चे के अंदर इतना, अब 19 साल का वो होने वाला है, ओके। तो अब इस 18 साल के बच्चे के अंदर इतना करेज है कि वो अपनी लास्ट विश को पूरा करना चाहता है, वर्ल्ड वाइड फेम हासिल करना चाहता है। हर कोई विंग के काम को अप्रिसिएट कर रहा था, हर कोई सिंगल पर्सन। वांगजी भी जब ओटी से बाहर आया था तो टीवी पे ये चल रहा था, तो वो देख रहा होता है और सब जगह ये नहीं, पूरा हॉस्पिटल में ये चल रहा होता है, जहाँ पे विंग को वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा था। कई सारे पेशेंट्स भी बाहर जो वॉकिंग वगैरह पे जाते हैं, वो सब भी खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि सब 2 मंथ से सबने विंग को वहाँ देखा है, रूम से बाहर आते हुए नहीं, लेकिन रात में जब चिल्लाते थे और वांगजी आता था तो सबको, मतलब आधे से ज़्यादा पेशेंट को, डॉक्टर को पता है कि वांगजी सर इस पेशेंट की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। तो एक ये चर्चा का विषय बन गया हुआ था। प्लस विंग इतना क्यूट था, प्लस डिजाइनिंग के सारा सामान भाई किसी के कैबिन में तुम लाओगे, उससे मिलने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तो होता नहीं कि यार ये ऐसा क्या बंदा है जो इतने सारा ये तामझाम चल रहा है। तो विंग को वहां पे शकल तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सबको जुबान पे विंग का नाम था। दैट्स वाई विंग हमारा ऑलरेडी एक फेमस सेंसेशन बना हुआ था। यहाँ पे वो हर एक सिंगल डिटेल्स को मैम सबके सामने रखती है। कैसे विंग सर रोज अपने डेली वर्कआउट शेड्यूल्स जो हॉस्पिटल का होता है, दवाई, फिर कपड़े चेंज करना, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, फिर ब्रीदिंग पे काम करना एंड देन वापस से डिज़ाइन बनाना शुरू करना। तो वो सभी स्टॉर्म्स जो मैंने चेक किया था पिछले 1 मंथ से, वो सभी चीज़ ना वो सबके सामने में रखती है। मैम भी सेंटी हो गई थी, यूविन में सेंटी हो गया था एंड देन कहता है, विंग थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ काम करने के लिए। थैंक यू, आई अप्रिसिएट योर वर्क, आई अप्रिसिएट योर हार्ड वर्क, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त सच में बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। उसके बाद वीडियो कैमरा ऑफ होता है और इधर जो दूसरा राउंड था उसके लिए वो लोग मॉडल्स को तैयार करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर जो हमारा विंग था वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है, गगा देखा मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया गगा। जियांग चिंग रोते हुए कहता है, हाँ तू वर्ल्ड वाइड फेमस तो हो गया, पर अब तुझे अपने क्योर से लड़के वापस आना है हमारे लिए समझा ना। तभी वांगजी आते हुए कहता है, ऑपरेशन का पूरा तैयारी हो चुका है, हमें नहीं ले जाना होगा। विंग कहता है, गगा मॉम डैड आप लोग बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है।
वांग जी को भी पता है विंग क्या पूछेगा, इसलिए वांग जी कहता है विंग अभी नहीं। विंग कहता है क्या पता अगर मैं मर गया तो। उसकी मॉम डैड ये सुन के शॉक्ड हो गए थे और उसकी मॉम कहती विंग। जियांग जी कहते मॉम प्लीज बाहर चलिए, मैं बताता हूँ आपको। इतना बोल करके जियांग चंग अपनी मॉम को लेकर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे जियांग चंग कहता है मॉम बीइंग उस डॉक्टर को पसंद करता है, तो शायद वो उसे कन्फेस करना चाहता है। सभी लोग ना उस विंडो के पास खड़े हो गए थे क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी हो रहा था कि क्या हो रहा है। अब वांग जी भी ना पर्दा नहीं हटाया था, मतलब नहीं बंद किया था, उसके पास आकर बैठते हुए कहता है क्या बात है बोलो। विंग कहता है वैसे मेरे 3 ड्रेस सिलेक्ट हो गए, क्या आप खुश हैं? विंग उस कमरे को देखता है जहाँ पे सारे सामान को बॉक्स में पैक कर दिया गया था फिलहाल के लिए, और ये काम जियांगचिंग और मॉम ने कर दिया था। पूरा रूम का सामान एक कोने में समेटा हुआ था। और कहता है सारा सामान पैक क्यों कर दिया? फिंग कहता है अगर मैं नहीं बचा तो। वांग जी ना ऐसे मुट्ठी बांधे हुए था और उसको देख रहा था। कहता विंग। फिंग कहता है आप अपना हाथ देंगे? वांग जी ना धीरे धीरे करके पहले सोचता है, फिर अपना हाथ 5 मिनट में बढ़ा देता है। विंग मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या आप मुझे पसंद करते हैं? हाँ, क्योंकि आप मेरे क्योर हो। अगर आप मुझे बताओगे तो क्या पता मुझे उसे लड़ने की ताकत मिल जाए, जीने का मकसद मिल जाए। हाँ। जी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि एक डॉक्टर से प्यार करके तुम अपनी लाइफ को फंसा लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। मेरा आधा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहता है, शायद से ही मुझे 1 से 2 घंटा का वक्त मिलता है। हिंग कहता है मैं भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, बट हाँ, अपने क्योर को मैं कैसे भूल जाऊँ? अगर आप मेरे साथ होंगे तो वो 2 घंटा भी तो हमारे लिए बहुत खूबसूरत होगा ना। क्या पता आगे जाके सब कुछ बदल जाए, पर आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, जो आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। हाँ। जी कहता है तुम्हारे चलने का वक्त हो गया है, मैं कंपाउंडर को भेजता हूँ। हिंग कहता है अगर आपने नहीं बताया तो मैं नहीं लौटूंगा। इतना बोल उसका हाथ छोड़ देता है। बांगजी को ऐसे लगा जैसे मानो कि अचानक से सब कुछ ना खत्म हो गया, जैसे कि हर चीज ना रिवर्स में जा रही है। बांगजी की आंखों के सामने में वो पूरा मूवी चल रहा था जब पहली बार एयरलाइन के द्वारा विंग को उसके सामने मिलाया गया था। बांगजी फाइल चेक करते करते जब जा रहा था जहाँ पे विंग बेहोश पड़ा हुआ था और उसका हाथ लटका हुआ था, जहाँ पे पहली बार विंग का हाथ वांगजी के हाथ से टच हुआ था और वांगजी को अजीब सा सेंसेशन फील हुआ था। हालांकि ना ही उस वक्त वांगजी विंग को जानता था, ना ही विंग वांगजी को जानता था, ना ही देखता था। एक डॉक्टर और एक पेशेंट से ज्यादा का रिश्ता नहीं था। बट जब विंग रोने लगा था ये बोलकर कि उसके सपना टूट गया, उसे फैशन डिजाइनर बनना था, वांगजी को अजीब लगा। किसी मरने से ज्यादा अपने सपनों को पूरा करना है क्या? सच में इसे जीने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? पर वांगजी को पता था कि वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए ये बचकानी लग रही थी कि ये बच्चा किस तरह से अपने फैशन के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। दैट्स वाई उसे वो पसंद आया था। बट विंग के भाग जाने की वजह से वांगजी को लगा शायद ये आम लोगों की तरह है। पर जब दोबारा उसके सामने वो आया, उसकी बाहों में जब वो बेहोश हुआ पड़ा था, न जाने क्यों वांगजी के दिली इच्छा थी कि उसे हर हाल में बचाया जाए। जिस वजह से उसने जिस वजह से उसने हॉस्पिटल में उसे जबरदस्ती एडमिट किया, उसके फैमिली वालों को बुलाया ताकि विंग कहीं भाग ना जाए। और उसके बाद उसके आगे का प्रोसीजर जैसे कि सबको पता ही है। वांग जी का जैसे हाथ छूटता है विंग को देख रहा था, जो कि विंग अपनी आंखों में आंसू लिए बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है मैं समझ गया, आपको बस मेरी परवाह है। आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं और अपने सपना पूरा करूं, है ना? तो आपको भी मेरे साथ ना एक डॉक्टर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हम्म। हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। आप कंपाउंडर को भेज दीजिए। इतना बोल विंग ना दूसरी तरफ फेस टर्न कर लेता है क्योंकि विंग की आंखों में ना आंसू ना एकदम टपक से आ गए थे और वो लबालब भरे हुए थे। वांग जी जिसको एकदम खाली सा लग रहा था, वो वो उसे देखते हुए कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने गाल से चिपकाते हुए कहता है हाँ। विंग कहता है क्या मतलब? मुझे कहता है हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें ये अश्योर करा दूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। आई मीन कि तुम जानते हो कि मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें 24 घंटे में से मुश्किल से 5 या 6 घंटे ही दे पाऊंगा। फिर इस मुस्कुराते हुए कहता है आप अगर मुझे 1 घंटा भी दोगे तभी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और क्या पता अगर मेरा मूड करे तो मैं आपके हॉस्पिटल में आके रह लूँ।
है ना? इतना बोल विंग मुस्कुरा रहा होता है। वांगजी कहता है, तो तुम्हें तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? विंग कहता है, उस दर्द में आप मेरे साथी बन गए, जीने की इच्छा जगाई, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे मजबूर किया, और अभी भी आप मुझे डांट रहे हो ये बोलकर कि मुझे वापस आना है। कोई तो कोई रीजन होना चाहिए ना? हम्म? और कौन डॉक्टर इतना केयर करता है भला? वांगजी कहता है, कुछ भी। विंग फटाक से उसके लिप्स पे ऐसे छोटा सा पिक किस करते हुए कहता है, सच में मुझे पसंद करते हैं ना डॉक्टर? वांगजी तो पहले शॉक था, एंड देन कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? वांगजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे उठने को होता है, वांगजी का हाथ फिर से विंग पकड़ते हुए कहता है, प्लीज टेल मी। वांगजी कह देता है, हाँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वांगजी जब बाहर आता है, सारे फैमिली वाले इधर उधर हो गए थे क्योंकि सबने देख लिया था, भाई मोय मोय हो गया था उन लोगों का। वांगजी का खुद मोय मोय हो गया और वो निकल लिया उधर से, और वो चला जाता है कपड़े वगैरह पहनने के लिए। इधर विंग को कंपाउंडर आते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, ऑटी वाला ब्लू कलर का कपड़ा होता है, ठीक है, वो पहना करके उसे लेके जा रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है, वाह वाह। विंग कहता है, मॉम अब मुझे वापस आना ही होगा, क्योंकि मेरे क्योर ने मुझे बोल दिया है कि मुझे ठीक होना है, दैट्स वाई। इतना बोल कर विंग वहां से चला जाता है ऑपरेशन के लिए। पूरे 8 से 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद जितना भी पस वगैरह था वो सबको निकाल कर उसे अच्छे से ठीक करके, ऑपरेशन करके, चीरा वगैरह भर करके, दवाई दे करके विंग को बेहोश करके बेड पे डाल दिया जाता है। ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल था। अब बारी था कि विंग होश में कितने टाइम बाद आता है। वांग जी आकर के बोल देता है कि हमने पूरा कैंसर को जड़ से निकाल तो दिया है, पर अब हमें 6-6 महीने पे उसे चेक करते रहना होगा, और साथ में उसे रिहैब करना होगा, जो कि एक डाइट चार्ट जो उसने बनाया था उस हिसाब से उसकी बॉडी को ग्रो करना होगा। अगले 1 साल में वो बिल्कुल ठीक होगा, और निश्चिंत रहिए वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। सारे फैमिली वाले खुश हो गए थे। रात मतलब मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। म्याम्या भी वहाँ से जब आती है तो जियांगचैंग उसे सब कुछ बताता है। अब म्याम्या के हाथ में ना ट्रॉफी था छोटा वाला, जहाँ पे उसने जीता हुआ था ये। वो कहती है, जब सब होश में आएंगे तो मैं उन्हें ये दिखाऊंगी, क्योंकि हम जीत गए और हमारे 6 ड्रेस सिलेक्ट कर लिए गए हैं। एक ड्रेस हमारा 5 रैंक में चला गया है, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो हमारे सारे ड्रेसेस सेलेक्ट कर लिए गए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करके। उसके बाद वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, वीडियो बनाकर सबको बताती है कि सर का ऑपरेशन हुआ है, वो टीम से बाहर आ गए हैं। हल्का सा फुटेज लेकर भी वो डाल देती है। एंड देन साथ में ये भी कि सर का बनाया हुआ जो ड्रेस डिजाइन था वो सब कुछ सेलेक्ट कर लिया गया है। और अब से जब सर ठीक हो जाएंगे तो वो उस ब्रांड के साथ में काम कर सकते हैं एज अ को पार्टनर। ये बोल करके वो अपने सब्सक्राइबर सबको बताती होती है। सारे सब्सक्राइबर्स खुश हो गए थे, और म्याम्या भी बहुत खुश थी। फाइनली विंग के साथ काम करने का जो उसने डिसीजन लिया था वो गलत नहीं हुआ था, क्योंकि उसके कई सारे दोस्त ने कहा था कि वो हॉस्पिटल में है, वो क्या ही करेगा। और म्याम्या को पैसों की ज़रूरत थी, और साथ में उसे कुछ नया सीखना भी था, जिस वजह से उसने विंग के साथ काम करने के लिए हामी भरी थी, और वो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी, जैसे कि एक पार्टनर्स का, एक असिस्टेंट का काम होता है। म्याम्या ने कभी भी विंग को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो बीमार है, आया वो नहीं कर सकता, या फिर वो सुपीरियर है, वो सब कुछ कर रही है, ऐसा कभी भी उसने फील होने नहीं दिया था। अब हमारा विंग, उसे पूरे 4 दिन बाद होश आता है। बीच में वांगजी उसे चेक करने आया था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन विंग को जब होश आता है उसे बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रहा था, क्योंकि पहले भी वो लिक्विड डाइट पे था और 4 दिनों से उसके पेट में कुछ भी नहीं गया था। वांगजी उसे देखते हुए पहले तो पूछता है ये कितने फिंगर्स है। विंग सबका परफेक्टली धीरे धीरे आंसर कर रहा होता है। वांगजी अपने हाँ नर्स से कहती है कि इसे लिक्विड चढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी पूरे स्टमक खाली हैं, पर हाँ शुगर लेस करके। फिर विंग को खाना खिलाया जाता है। विंग जो कि वो लिक्विड लेते हुए उसको थोड़ा थोड़ा क्योर किया जाता है। पूरे 7 दिन बाद विंग के बॉडी में थोड़ा बहुत थोड़ा सा बोल सकते हैं स्टेमिना और पावर थोड़ा फील हो रहा था। सारे फैमिली वाले 7 दिन तक वही थे, सब कुछ वांगजी खुद से ही कर रहा था, और सारे फैमिली वालों को ये दिख भी रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा केयर के साथ में विंग के साथ है। मैं भी उसके लिए रोज आती, उसे देखती, उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे रुकती एंड देन चली जाती थी। इधर से ह्यूइन ने जो ड्रेस वगैरह जितना भी उसने एशिया वगैरह में जो एशिया फिनाले में जीता था, उसकी वजह से उसके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड ओपनिंग के, होर्डिंग के, और साथ में उसके साथ कांटेक्ट करने के
बहुत सारे डिमांड्स आने लगे थे विंग से, लेकिन विंग का क्योर अभी होना बाकी था, धीरे धीरे रिकवर होना था। यूविन को भी अच्छा लग रहा था, उसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करने का ऑफर भी आ रहा था, पर यूविन ने तय कर लिया था कि वो विंग के साथ मिलकर इसी कंपनी को, यूविन की कंपनी काफ़ी बड़ी तो नहीं थी पर ठीक थी, इसी कंपनी को और ग्रो करेगा, वर्ल्ड वाइड बड़ा करेगा, और वो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करेगा, ताकि उसे भी, अगर वो इतना मेहनत कर, क्योंकि एक डिज़ाइनर का दिमाग, क्रिएटिविटी, हर कुछ लगता है, हर हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होना चाहिए। जैसे हम लोग स्टोरियाँ क्रिएट करते हैं, हर स्टोरी से अलग डिफरेंट होनी चाहिए, कहीं से कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए। इतने सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जो हमें प्रिपेयर करना होता है बहुत पहले से ही। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए, मतलब बॉडी का काम करवा लो, तुम घर का काम करवा लो, इजी है, पर दिमाग दौड़ाने वाले काम में ना नस दर्द करने लगता है। तो विंग को पता है कि क्रिएटिव होना कितना ज़्यादा टफ टास्क है, दैट्स वाई वो बड़े बड़े कंपनी के साथ कोलैब करने से बच रहा था, और विंग के होश में आने का वो भी वेट कर रहा था। 8वां दिन जब मैंने उसे बताया कि विंग होश में आ गया है सर, आप उनसे मिलने आ सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सारे फैमिली वाले विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, उसकी मॉम भी बहुत खुश थी। विंग को हल्का हल्का, हालांकि रात को अभी भी दर्द करता था, जहाँ पे वांग जी उसके पास होता, उसे सुलाने की कोशिश करता, और सबके चले जाने के बाद वांग जी उसके पास था, जहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं आपको हक कर लूं? वांग जी कहता है, हॉस्पिटल है विंग। विंग कहता है, पर अभी कोई भी नहीं है ना? तो वांग जी उसे थोड़ा सा करीब बढ़कर उसके गले लगा लेता है, जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था, एक सॉफ्ट वार्मनेस मिल रहा था। तभी वहाँ पे मैम आते, कहते, आई एम सो सॉरी सर, मैंने नहीं देखा सर, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी सर। जहाँ पे वांग जी खड़ा होते हुए उसे घूर कर देखता है, मानो कहना चाह, कबाब में हड्डी, तुम ही आके लट लट कर लो, और वांग जी वहां से निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है, सामने यूबिन को देखता है, जो कि मुस्कुरा रहा होता है। वांग जी की जली और जली, और वो विंग को देख रहा है, मैम को देख रहा है, और कह रहा है, हाँ कर लो लट लट तुम ही लोग, थोड़ा देर में मैं आ रहा, रुक जाओ तुम। इतना बोलकर वो चला जाता है अपने कैबिन में। उसके बाद वो जब चला जाता है तो हमारा जो वांग जी था, वो आके गुस्से में से घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सिचन की। सिचन जो कि यहाँ के डायरेक्टर थे इस पूरे हॉस्पिटल के, और वो सब कुछ का कार्यभार, मतलब दवाई कितना सप्लाई हो रहा है, कौन डॉक्टर नए आ रहे हैं, ये हॉस्पिटल का कौन सा ब्रांच कहाँ बनाना है, तो इस तरह के काम वो करते थे। तो अपने भाई को इतना गुस्से में देकर कहते हैं, क्या बात है, वैसे तुम्हारी चर्चा सरेआम हो रही है, कुछ तो बात होगी उसमें, हाँ बताओ। तो वांग जी से घूर कर देखते हुए कहता, आप किसकी बात कर रही है? तो वो सीजन कहते हैं, वही, वो तुम्हारा लिम्फोमा कैंसर पेशेंट, कैसा है वो? वर्ल्ड वाइड तो वो फेमस हो ही गया, चाइना में। इस पूरे हॉस्पिटल में तुम दोनों की प्रेम कहानी की चर्चे बड़े अच्छे से चल रहे हैं। हम तो वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीचिन कहता है, क्या मैं उसे देखने जाऊं? क्या वो सच में क्यूट है? हम्म इतना बोल करके वो जाता है देखने के लिए, जहाँ पे वांग जी कहता है, गा गा, पर सीजन बिना वांग जी की बात सुने उसके पास आते हुए कहता, हेलो। वहाँ पे मेमे और यूविन थे, जिसे देखते हुए कहता, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, और साथ में डॉक्टर लैन वांग जी का बड़ा भाई लैन सीचन। जिसके बाद विंग वांग जी को देख रहा है और सीचन को देख रहा है, जहाँ पे वांग जी तो मुंह फुला के खड़ा था एकदम, गा, आप मेरा पोपट कर रहे हो। सीजन उसे देखते हुए कहता, मानना पड़ेगा, वाकई में तुम काफी क्यूट हो विंग। विंग उसे देखते हुए कहता, हाँ। वो कहता, वैसे मेरे भाई ने काफी अच्छा चॉइस किया है, मुझे नहीं पता था कि उसे इतना क्यूट सॉफ्ट चीजें पसंद आती है ना विंग? विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देख रहा होता है, एंड देन वांग जी हमारा दूसरी तरफ मुंडी कर लिया हुआ था, नहीं आप ही बोल लो, मैं क्या बोलूं? फिर सीजन कहते हैं, वैसे तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, और मुझसे बोला नहीं जा रहा। कहता, हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो। उसके बाद विंग वहाँ पे बैठा हुआ वांग जी को घूर के देख रहा है। वांग जी फटक से वहां से निकल जाता है। सीजन कहता है, मैं बाद में आऊंगा तुमसे मिलने पर्सनली, ठीक है ना? उसके जाने के बाद मैम और यूविन कहता विंग कहता है, कहता, आई एम सो सॉरी सर। यूविन कहता है, देखो मैं कितने सारे चीज लाया हूँ तुम्हारे लिए, जिसमें चॉकलेट और स्वीट्स, एप्पल वगैरह सब कुछ था, जहाँ पे अभी विंग को ये सब कुछ खाना तो नहीं था। तो वो कहते हैं, मैम को दे दो। मैम कहते, सच में सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैम खुश हो गई थी। तो यूबिन कहता है, वैसे हमारे साथ काम करने के लिए रेडी? विंग कह देता है, हाँ। और मैम कहती है, ओ माय गॉड, मैं दो लेजेंडरी पर्सन के साथ में काम कर रही हूँ, हाँ। सच में मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था।
मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। कभी कभी ना अपने दिल की और दिमाग की सुननी चाहिए, ना कि अपने दोस्तों की। सच में। यूविन उसे कहता है, अच्छा वैसे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? मैं शर्माते हुए कहती है, सच में? तो यूविन कहता है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैं उसके पास आते हुए कहती, सा क्या वो मुझे हिट कर रहे थे? विंग कहता है, मे बी हाँ। वैसे तुम्हें कॉफी पे जाना चाहिए और तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो मैम। मैं कहती, थैंक यू सो मच सर। इतना बोलकर विंग का ना गाल को कुल्लू मुल्लू करके ऐसे खींच खाच के भाग जाती है। विंग कहता है, आउच, ये क्या था? कहीं मेरा जलकुकड़ा डॉक्टर न देख ले मुझे। क्या था? उसके बाद वो भाग जाती है वहां से और मैम के जाने के थोड़ी देर बाद वांगजी वहां आता है, जहाँ पे विंग उसे टीच करते हुए कहता है, वैसे मैं क्यूट और सॉफ्ट हूँ। तो वांगजी कहता है, तुम ज़्यादा मत बोलो, नस खींचेगी, दर्द होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। विंग कहता है, मुझे पता है, बट आप मुझे बताओ। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, तीन लास्ट एंड होते होते मंथ के तुम चलने फिरने लायक हो जाओगे, तो तुम्हें उसके बाद वॉक पे जाना है। मतलब उसको बता रहे कि तुमको क्या क्या करना है, पर विंग तो हमारे रोमांटिक बात करने में लगा हुआ था। फिर विंग चुप हो जाता है, मुंह फुलाकर लेटने लगता है। तो वांगजी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, किसी के लिए मैं वापस लौट के आया, पर कोई खुश नहीं लग रहा है मुझसे। अच्छा होता कि मैं मर। इतना बोलना हुआ ही था कि वांगजी फटक से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, ये सब दोबारा मत लाना। तुम्हें पता है ना, मैं डॉक्टर हूँ, और भगवान खुद दूसरा रूप होता है डॉक्टर। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा जब तक कि तुम्हारी नेचुरल डेथ नहीं आ जाती? हाँ, अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसका क्योर है, और तुम्हारा क्योर मैं बनूंगा। फिंग इतना बोल करके उसकी तरफ धीरे धीरे जैसे झुकने को होता है, चांग चिंग आते कहता, आ सॉरी सॉरी सॉरी। सब हमारे वांगसिन के प्यार के बीच में कबाब में हड्डा क्यों बन रहा है भाई? चलो खींच के इसको हम बैक करें क्या? ठीक है। तो वांगजी ना फटाक से उठ जाता है, कहता है, मैं जा रहा हूँ। इतना पर को वो जब जाने लगता है, कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा डॉक्टर। तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। विंग ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ था और कहता है, आपको हर बार आना जरूरी होता है? आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हो? मैं कुछ बोलता हूँ क्या? तो वो कहता है, आई एम सो सॉरी विंग। विंग कहता है, मेरा गला दर्द हो रहा है, मुझे गला सूख रहा है। कितना जोर से चिल्लाया मैं। मम्मा को आने दो, मैं बोलूंगा, आप मुझे तंग करते हो। तो जियांग चेंग कहता है, नेक्स्ट टाइम से मैं विंडो से झांक के आऊंगा, खोले बिना नहीं आऊंगा मैं, ठीक है ना? वैसे मैं बताने आया था कि मैंने तेरे असिस्टेंट को किसी और के साथ देखा। अच्छा वो कमिटेड है? तो विंग कहता है, वो उसके साथ डेट पे गई है। झंग चिंग कहता, ओ अच्छा ऐसा क्या? मुझे लगा कि शायद वो सिंगल है, तो मैं ट्राई करूं। तो कहता है, पता नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे शायद वो यूबन सो को पसंद करते हैं। तो जियांग चिंग कहता है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई ना कोई तो बनी ही होगी ना। तभी वहाँ पे एक टिकटॉक टिकटॉक करते हुए एक डॉक्टर की एंट्री होती है। वो आते कहते, हेलो, मैं आपसे आपके पूरे डाइट और पीडियाट्रिक की डाइट और आपकी जो डाइट हेल्थ है खाने पीने की, तो मैं उसका पूरा मुआयना लेने आई हूँ। उसे देखने के बाद वो जब देखती है, तो जियांग चिंग हमारा खड़ा होकर उसे देखते ही रह जाता है, लाइक ला 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 ऐसे हो रहा था। और वो कहती है, हेलो, मेरा नाम वैंचिंग है और मैं आपकी डॉक्टर होने वाली हूँ डाइट हेल्थ की तरफ से। इतना बोलकर वो विंग को पूरा चेकअप करती है। चेकअप करके वो सब कुछ अपने जो साथ का नर्स लेके आई थी उसे बता रही होती है। फिर वो बताती है कि आपको इस टाइम में इतना इतना खाना दिया जाएगा, इतना इतना आपके साथ ये होगा, फिर वर्कआउट होगा, और शाम के समय में मेरी जो कंपाउंडर है वो आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो वो ना विंग को सब कुछ डिटेल में समझा रहा होता है। हमारे जियांग से मुंह हाँ करके वेंचिंग को देख रहा होता है। उसके जाते ही विंग कहता है, नंबर तो ले लो। जियांग सुन नहीं रहा था। विंग चिल्लाते कहता, गा। तो जियांग कहता, हाँ। मैंने कहा नंबर तो ले लो। कहता, हाँ 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 हाँ। फिर इतना बोलते हुए भागता है बाहर गैलरी की तरफ, कहता है, एक्सक्यूज मी। तो वेंचिंग कहती, यस आपने मुझसे कहा। कहता है, वैसे क्या मैं आपका नंबर दे सकता हूँ, वो मेरे भाई के लिए, अगर इमरजेंसी हुआ तो। तो वेंचिंग भी बिना कुछ बोले कहती, नंबर स्कैन कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज हो जाता है और जंग जंग हमारा फोन लिए हाय ऐसे कर रहा होता है। फिर वो अंदर आते कहता है, लगता है हमारे घर में डॉक्टर की संख्या बढ़ने वाली है विंग। विंग कहता है, पर मुझे ये घास फूस नहीं खाना। तो जंग जंग कहता है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें ठीक जो होना है बाबा। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग को क्योर करना स्टार्ट किया जाता है। मंथ एंड होने पे था, विंग पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, पर अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता था। दैट्स वाई उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जब करके लेके जा रहा होता है, तो वांग जी अपने कैबिन में बैठा हुआ था।
वांगजी विंग को देखने नहीं आया था क्योंकि अब रात के समय पे वांगजी विंग के पास नहीं जा सकता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो विंग से मिले, इसलिए वो चाहता था कि वो उसे ना मिले। आखिरी बार अगर वो मिलेगा तो क्या पता वो कमजोर पड़ जाए, दैट्स वाई। तो जियांगचिंग कहता है वो तुम्हारा डॉक्टर नहीं आया? विंग कहता है मॉम डैड आप लोग चलेंगे प्लीज, वहाँ पे आप मेरा वेट कीजिए, मैं उनसे मिल के आता हूँ। इसकी मॉम कहती है तुम सच में उसे पसंद करते हो क्या? हिंग कहता है क्या कोई परेशानी है? उसकी मॉम कहती है नहीं, मेरे बेटे को अगर वो पसंद है तो मुझे भी पसंद है, वैसे वो काफी हैंडसम है। हिंग कहता है मैं अभी आता हूँ मॉम। एंड देन थैंक यू मॉम इतना बोल वो यो को गले लगाती है। एंड देन कैबिन में आते हैं जहाँ पे विंग वांगजी ना सब कुछ लिख रहा होता है। तो विंग उसे देखते हुए कहता है नॉक करते हुए क्या मैं अंदर आ जाऊं? वांगजी जैसे विंग की वॉइस सुनता है उसे देखता है, विंग रूम बंद करके अंदर आता है धीरे धीरे करके। उसने कपड़ा पहन लिया हुआ था नॉर्मल शर्ट पैंट टाइप से। उसे देखते हुए वांगजी कहता है यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुम्हें घर जाना चाहिए ना। विंग कहता है हाँ मैं घर जा रहा था पर मुझे आपको देखना था, आप मुझे बताओगे? तो वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने कहा था कि आप मुझे पसंद करते हो। वांगजी कहता है किसने कहा कि नहीं करता? तो विंग कहता है फिर आप मुझे देखने क्यों नहीं आए? वांगजी विंग को गले लगाते हुए कहता है मुझे डर लग रहा था, मैं आज के बाद तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। विंग कहता है तो मैं वापस से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाऊं? वांगजी कहता है नहीं, तुम्हें बाहर निकलना है, अपने सपनों को पूरा करना है, कॉलेज पूरा करना है, तुम्हें वर्ल्ड वाइड फेमस होना है, अपने फैशन डिजाइनर के सपनों को पूरा करना है विंग। इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल से तो निकलना होगा ना। विंग कहता है पर मुझे आपके साथ जाना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, क्या आप मेरे साथ नहीं हो सकते? क्या हमारा प्यार यहीं तक था? वांगजी कहता किसने कहा? हम्म ये लो मेरा नंबर, घर जाना मुझे कॉल करना। अगर मैं ओटी में रहा तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पर हाँ जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं हमेशा तुमसे बात करूंगा विंग। हिंग कहता है और मुझसे मिलने नहीं आएंगे? हिंग जी कहता है विंग कहता है आपको आना पड़ेगा, मैंने घर में सबको बता दिया, मेरे घर में सबको पता है आपके बारे में। हिंग जी कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो उसे ऐसे गले लगाए हुए था। विंग कहता है क्या आप मुझे अब भी किस नहीं करने वाले? विंग कहता बोलने से देकर वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है आप अपने बॉयफ्रेंड को ही किस करोगे ना, किसी और को थोड़ी करोगे। वांगजी उसको देखता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉबो ठीक हो जाए, अपनी कॉलेज पूरी करे, एक नाम बनाए, तब तक मैं उसका वेट करने के लिए तैयार हूँ। विंग कहता है किस करने से थोड़ी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। वांगजी कहता है किसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे? विंग कहता है ऐसे ऐसे पूरा पैर उठाते हुए तो फिर करते क्यों नहीं हो, या मैं किसी और को पकड़ूं? वैसे सीचन गग्गा भी काफी अच्छे, इतना बोलना हुआ था कि वांगजी जलन के मारे उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन सक करना शुरू करता है। किस करते हुए वो दोनों एकदम टेबल से लगने ही वाले थे कि वांगजी विंग को होल्ड कर लेता है। फिर वो दोनों बाद में किस ब्रेक करने के बाद एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वांगजी खुद विंग को बाहर तक छोड़ने आता है और विंग जाते जाते कहता है मैं आपको हर 5 मिनट में कॉल करूंगा। वांगजी कहता है उसके बाद वो वहां से घर आते हैं जहाँ पे विंग को थोड़ा सा रेस्ट किया जाता है। और जैसा कि विंग ने कहा था वो हर 5 मिनट में कॉल करेगा, पर आधे एक घंटे में पक्का कॉल कर ले रहा था वो। जब हमारा वांगजी किसी पेशेंट को चेक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसके कान में ब्लूटूथ लगा रहता था, वो कॉल उठाता विंग से बात करता 2 मिनट फिर कॉल कट कर देता। पर जब वो ओटी में रहता तो 7 8 8 8 घंटे कभी कभी 14 घंटे की भी ऑपरेशन होती थी, तो विंग बोर हो जाता था, रोने लगता था। तो जियांगचिंग आके बोलते थे कि वो सर्जन है, वो तुम्हारा तेरा फ्री नहीं है, तुम भी अब धीरे धीरे कॉलेज में जाओ, सब कुछ करो। तो विंग ना कॉलेज में एडमिशन करवाया हुआ था और सब कॉलेज लोगों को भी पता था कि इसको कैंसर का ये हुआ था, तो उन्होंने माफ कर दिया था इतने दिन का। और बैक सारे टॉपिक्स वगैरह जो को था वो विंग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मैम भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, वो जूनियर थी, तो मैम भी विंग के साथ पढ़ती थी, वो हेल्प करती थी और वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। मैम यूविन के बारे में बताती कि वो इस डेट पे गई तो उसे ये मिला, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से इन लोगों की लाइफ स्मूथ चल रही थी। और वांगजी भी विंग को 1 साल तक डेट करता है, मतलब फोन पे बात करना वो सब कुछ करना। 1 साल बाद जब विंग सच में यूविन के साथ उस कंपनी का पार्टनर बन गया था और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि उस कंपनी को हर जगह ब्रांच टू ब्रांच ओपन करेगा, अपने ब्रांड को मॉल वगैरह में होता है ना डाल के ये हाईलाइट करना, तो वो सारे काम करेगा। तो वो उस सब पे लगा हुआ था और अपने आप को और भी विस्तार बढ़ाते जा रहा था ताकि उसका जो सपना था
पेरिस जाने के लिए एक बड़ा-सा डिज़ाइनर होना और या फिर वहाँ के कॉलेज में पढ़कर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला करवाना। तो अब विंग ना चाइना से ही वो करना चाहता था। इसी बीच में सीचन और अंकल कहते हैं कि वांग जी, तुम्हारी एज निकलती जा रही है, अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड से शादी कर लो। क्या पता कि वो तुम्हारे साथ रहे तो तुम थोड़ा-सा हमारे लिए घर पे आने का कष्ट भी कर लो। वांग जी भी विंग को चाहता था, दैट्स व्हाई वो भी मना नहीं करता है। फिर पूरी लैन फैमिली विंग के घर आती है और विंग से रिश्ते की बात की जाती है। विंग भी काफ़ी खुश था क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो वांग जी के साथ रहे, पर वांग जी की तरफ से कोई पहल नहीं थी, तो विंग ने भी उन्हें थोड़ा-सा टाइम दिया हुआ था। देखते-देखते उन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है और कुछ टाइम बाद उनकी शादी भी कर दी जाती है, जहाँ पे वांग जी एज़ यूजुअली अपना जो हॉस्पिटल का काम था वो सँभालता था और विंग अपना फैशन डिज़ाइनर का काम करता था। आज वांग जी और विंग की शादी थी, जहाँ पे वांग जी ने ब्लैक कलर का टॉक्सिडो वेयर किया हुआ था और वो विंग का वेट कर रहा था। वहीं पे विंग ना मैं और सब थे वहाँ पे। तो व्हाइट कलर का पूरा एकदम ड्रेस वेयर करके आया था और वह एक एंजल लग रहा था। उसकी मॉम नज़र उतारते हुए कहती हैं, फाइनली आज मेरे बेटे की शादी हो रही है। तो जंग जंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ और हमारे घर का बोझ भी हमसे उतर के बाहर जा रहा है। अच्छा है ना, इस कचरे को बाहर फेंको। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम मैं क्या कचरा हूँ? तो उसकी मॉम जियांगचिंग का कान पकड़ते हुए कहती है, और तुम जो अपने साथ किसी कचरे को लेके आओगे उसका क्या जियांगचिंग? तुम्हारी शादी कैंसल और इस घर में मुझे एक्स्ट्रा कचरा नहीं चाहिए। इस पे जियांगचिंग कहता, मॉम वेट व्हाट, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप हर वक्त विंग की साइड लेते हो। जो देखकर विंग को काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि घर में यही सब तो हमेशा चलता था। मॉम हो, डैड हो या जियांगचिंग हो, खुद विंग का साइड लेते थे और विंग हमेशा हैप्पी रहता था। और जब से वो घर आया था तब से तो उसकी फैमिली वाले पूरी कोशिश करते थे कि विंग को वो हर हाल में खुश रखे थे। मैमा को भी ये सब कुछ अच्छा लगता है और वो सेंटी होती है, कहती सर अब मुझे आपसे मिलने के लिए तो लैन हाउस आना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर आपका तो पता ही है, कैसे घूर कर देखते हैं वो। जिसमें हमारे विंग उसे हंसते हुए कहता है, बट ह्यूविन सर तो है ना, तुम उनसे भी तो पूछ सकती हो ना। वो कहती है, बट सर आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। इतना बोलकर वो लोग वापस से बाहर आते हैं धीरे धीरे वेन्यू की तरफ, जहाँ पे वांग जी खड़ा था। जब उसने विंग को देखा जो कि एक एंजली कोड़ा के साथ में आ रहा होता है, वांग जी का दिल ना एकदम गदगद हो गया था और वो उसे देखते हुए कहता है, सच में तुम इतने ज्यादा प्रीटी हो गए, मुझे लगा नहीं था। हर कब मैं तुम्हारा क्योर बन गया मुझे भी नहीं पता, कब मैं तुम्हारे दर्द के साथ जुड़ गया मुझे भी नहीं पता। और वो नवीन को देखते हुए कह रहा था, हर मुझे तो तुम्हें हर हाल में बचाना ही था। ये बोलते हुए वो सैंटी होकर उसे देख रहा था। भीम उसके पास आते हुए कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ डॉक्टर? हम जी उसे कहता है, ब्यूटीफुल। फिर वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं, एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हैं एंड देन फाइनली किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो विंग वांग जी के शोल्डर को पकड़े हुए था, वांग जी विंग के गालों को पकड़े हुए से देख रहा था। विंग कहता है, सच में अगर आप मेरे क्योर ना बनते तो शायद ये जिंदगी मुझे दोबारा ना मिलती, है ना? वांग जी दोबारा से इसको लिप्स को किस करते हुए पैशनेटली और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वांग जी को सच में ना विंग के ऐसे ऐसे वर्ड पे ना डर लग जाता था। हालांकि खुद वो डॉक्टर था पर वो सुनना नहीं चाहता था। एक होता नहीं यार नहीं कि ये सब झूठ है, भले ही सच है पर आंखें बंद करने से जैसे कैसे कमरे मतलब अंधेरा हो जाता है, भले दिन का उजाला हो पर आंखें बंद करने पे लगता है ना कि अंधेरा है। तो वांग जी सेम यही सिचुएशन विंग के साथ फॉलो कर रहा था। सारे लोग तालियों से एकदम बजा रहे होते, वाओ हमारे डॉक्टर के अंदर ब्रेवनेस तो आ ही गई है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के सबको ग्रीट करते हुए अपनी वेडिंग नाइट मनाने के लिए अपने घर की तरफ जब जाने लगता है तो सीचन कहता है, अब तुम घर आओगे या नहीं आओगे वांग जी? वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, पता नहीं, पर हाँ जहाँ विंग होगा मैं वहां जरूर आऊंगा। इतना बोलकर वो हंसने लगता है, मतलब ऐसे देखने लगता है। तो सीचन कहता है, हाय शुक्र है कि कम से कम तुम घर तो आओगे, वैसे तुम्हारे कमरे में कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। इतना बोलकर वो उन दोनों को कार में बिठाते हैं और इधर ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं क्योंकि शादी गन्नी में हो रही थी और वो लोग लेट नाइट जाने वाले थे। तब तक हमारे विंग और वांग जी की वेडिंग नाइट जो चलने वाली थी। इधर मैम्मा और यूविन भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो मैम्मा कहती है, वैसे उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में मजा आएगा, पर सच में विंग सर जैसा कोई नहीं है ना? यूविन कहता है, वो तो है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, क्रिएटिविटी काफी ज्यादा है, पर क्या सच में मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जिसमें मैमा कहती है, नहीं 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 ऐसा मैंने कब कहा? तो यूविन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? तो मैमा कहती कंफ्यूज होते हुए, मेरे कहने का मतलब था कि विंग सर काम अच्छा करते हैं और आप मुझे पसंद हैं सर। जिसपे हमारा यूविन मैमा के हाथ में फटाक से हाथ पकड़कर रिंग पहनाते हुए कहता है,
तो एक दूसरे को डेट करें, जिसके बाद मैं शर्माने लगती है और जियांगचिंग कहता है हाय मेरी वाली किधर है, मेरी वाली किधर है, और वो ढूंढ रही है वेंचिंग को। वेंचिंग जो कि कुछ कंपाउंडर्स और कुछ डॉक्टरों के साथ बात करने में लगे हुए थे, क्योंकि वांग जी की तरफ से डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे और हॉस्पिटल तो भाई लायंस का ही था, तो बहुत सारे जन आए हुए थे। जिसके बाद वेंचिंग उसके पास आते हुए कहता है आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? तो उस पे वो कहता है एक्चुअली में मुझे किसी का घर का कचरा बनने का कोई शौक नहीं है। जियांगचंग कहता है हाँ? तभी वो अपनी मॉम को तरफ देखते हुए कहता है मॉम ये सब आपकी वजह से हुआ। कहता ये आप क्या कह रही हैं? तो वेंचिंग हंसते हुए कहती है एक्चुअली में जब मैं वॉशरूम में थी तब मैंने आप लोगों का कन्वर्सेशन सुन लिया था। आई एम सो सॉरी। जिस पे जियांगचंग कहता हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही पागल लोग भरे हुए हैं। वैसे आप मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो वेंचिंग को लेकर आता है और कहता है मॉम ये मिस वेंचिंग है, ये डाइट हेल्थ डॉक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। तो फिर उसको एंटर कराते हुए कहता काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। उस पे जियांगचंग कहता है बस कुछ उल्टा मत बोल दीजिएगा मॉम, वो ऑलरेडी मेरी बेइज्जती कर चुकी हैं। उसके बाद उसके डैड कहते हैं तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? जियांगचंग इस पे कहता है नहीं, और वेंजिंग कहती है हाँ इतना सुनना हुआ था। तो जियांगचंग वेंजी को देखता कहता है हाँ? कहता है हाँ हाँ। उसके डैड कहते हैं ठीक है अगले साल तुम दोनों की शादी करा दूंगी मैं। ऐसा बोलकर कहता है चलो डार्लिंग। तो जियांगचंग उसे देखते हुए कहता है ये क्या था? वेंजिंग कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़का होने के बावजूद भी तुम्हें मुझे पहले प्रपोज करना चाहिए? हाँ? जिस पे जियांगचंग कहता है मैं अपने भाई की तरह ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ ना। आई एम सो सॉरी, आई मीन कि आप आई मीन कि हे तुम मुझे डेट करोगी? जिसे वेंजिंग कहती है इतना बोल कर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब हम चलते हैं वांग सियान, जहाँ पे वांग जी कार से उतरते हैं। विंग जो कि हल्का फुल्का था हमारा, और हमारा वांग जी अट्टा कट्टा डॉक्टर जो उसको गोद में उठा लेता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है अपनी बीवी को गोद में उठाकर लेके जा रहा हूँ। विंग को अच्छा लग रहा था वांग जी का ट्रीटमेंट। धीरे धीरे करके वांग जी जब घर के अंदर आता है सारे सर्वेंट्स लोग तो हाँ कर रहे थे। मैक्सिमम 3 या 4 महीने के बाद वांग जी घर में कदम रखा था, वरना हॉस्पिटल में खाना पीना सोना उधर ही रहना। और तब से जब से विंग एडमिट हुआ था उससे पहले से भी, तो देख करके सब लोग खुश हो गए थे। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वेडिंग नाइट मनाने वो घर भी आएंगे या हॉस्पिटल में ही जाएंगे। तो वांग जी अपने बेडरूम में आता है, जहाँ पे पूरा बेड पे हार्ट शेप में गुलाब के फूल से बेड सजवाया हुआ था सीचन ने, और वहाँ पे बहुत सारा लिपिकन जेल ऑयल और कॉन्डोम्स वाइब्रेटर वगैरह रखा हुआ था। जिसे देखकर विंग शर्माते हुए कहता है ये सब? मुझे अपने मन में कहता है मेरा भाई एक नंबर का शैतान है, और कहता है कुछ नहीं मैं हटा देता हूँ। विंग कहता है नहीं ये सब तो यूज होने वाले हैं ना? वांग जी अप्रोराइज करते हुए कहता है सच में? विंग कहता है मैंने फोन में देखा था। और इतना बोलकर वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपना सारा कपड़ा उतारने लगता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें लगता है कि मुझे और वेट करना चाहिए विंग? हाँ? विंग कहता है नहीं। और वांग जी उसके सामने में फुल नेकेड था और हमारा विंग पूरा कपड़ा पहने हुआ था। वांग जी फटाक से उसके पास आते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे अपने गोद में उठाकर बेड पे लेके बैठ जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडी से बॉडी टच करो और मुझे टच करो विंग, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। विंग भी सेम यही कर रहा था। कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हुए वो किस कर रहा था, आपस में लिप्स को सक कर रहा था, और वांग जी विंग के बॉडी को टच कर रहा था, जिससे कि विंग जब उसकी बाहों में था तो वांग जी सच में फील कर रहा था कि नहीं विंग उसके पास है, विंग उसका है। अब वो सच में वो दोनों एक हैं। जब ये फीलिंग वांग जी को अंदर से पूरा भर देती है, फिर वो विंग धीरे धीरे उसके कपड़े को रिमूव करना स्टार्ट करता है और मेरे विंग को बहुत शर्म आ रही होती है। वांग जी कहता है देखो अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो हम नहीं करते हैं। विंग कहता है नहीं नहीं मुझे करना है। पर मुझे अजीब लग रहा है, थोड़ा तो शर्म आता है ना? वांग जी हंसते हुए कहता है ठीक है फिर तुम शर्माओ मैं करता हूँ। विंग कहता है उसके बाद फिर वांग जी उसके पैरों को टच करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और उसके नवल्स क्लीवेज नेक सबको टच करते हुए किस करते हुए उसे प्रिपेयर करता है ऑयल्स लगा करके फिंगरिंग करके। उसके बाद अपने आप को जब उसके साथ इंटरकनेक्ट करता है, विंग एक लाउड चीख से सारे सर्वेंट्स के तक कान से खून ही निकल गया था। वांग जी कहता है क्या बहुत दर्द हो रहा है? विंग रोते हुए कहता है बहुत ज़्यादा। वांग जी वापस से विंग के हर एक बॉडी पार्ट पे किस करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा और ऑयल अप्लाई करता ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। उसके बाद उसे अपने गोद में उठाता है और विंग की बॉडी को टच करना सहलाना शुरू करता है और विंग को भी सेम वे में टच करने के लिए बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे विंग की बॉडी में सेंसेशन बढ़ रहा था, उसकी बॉडी खुद ब खुद हम बोल सकते हैं कि मूव हो रही थी।
उसके बाद वांग जी उसे अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद गोद में ही उसके ऊपर राइड करना और उसे बाउंस करने के लिए बोलना स्टार्ट कर चुका था, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और अपने हनीमून को आई सॉरी वेडिंग नाइट मैं भी लो लूँ, वेडिंग नाइट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब फाइनली वो दोनों एक्सट्रीम एंड पे थे तो विंग वांग जी से कहता है, तो अब आप मुझे अपना शेड्यूल बताओगे ताकि मैं उस टाइम पे आपको आगे परेशान कर सकूं। इस पे वांग जी कहता है, शेड्यूल जानना जरूरी है। विंग कहता है, आपको लाइफ टाइम नहीं लगता कि मेरा क्योर बनना चाहिए? वांग जी कह देता है, ठीक है, और इतना बोलकर बस एक किस करता है, देन वापस से दोबारा से वो शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच मिक्का, आपने मुझे इतना अच्छा स्टोरी का आइडिया दिया। मुझे इस तरह की स्टोरियाँ काफ़ी पसंद आती है जो कि थोड़ा बहुत मोटिवेशनल रियल लाइफ से बिलोंगिंग होती है। वैसे तो मैं बहुत सारा चीज़ लेकर के आती हूँ, पर इस टाइप की स्टोरियाँ जो होती हैं ना वो दिल के बहुत करीब जाती हैं, और बीच बीच में ऐसी स्टोरी आनी चाहिए, है कि नहीं मेरे गरीबों? तो इसे भी बाकी स्टोरी की तरह प्यार देना, एंजॉय करना, एंड देन मिलते हैं नए वन शॉट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।